इंडियन इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट जिसकी आपको पता है रीसेंट सीडीएस हो, चाहे एनडीए हो, चाहे सीएपीएफ एग्जामिनेशन हो, इस सब्जेक्ट की वेटेज जो है वो कंटिन्यूअसली राइज हो रही है। हम लोग साइंस तो अच्छे से कवर कर लेते हैं, पॉलिटी भी कर लेते हैं, ज्योग्राफी भी कर लेते हैं, बट इकोनॉमिक्स को पूरा भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस सब्जेक्ट को करने में बहुत ज़्यादा सिरदर्द होता है। वाई? कुछ बच्चे साइंस बैकग्राउंड के होंगे और इवन जो आर्ट्स और कॉमर्स बैकग्राउंड के भी होते हैं, उन्हें भी पूरी 11th और 12th निकल जाती है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट्स को समझने के लिए। करें क्या? ये वीडियो मैं आपके लिए लाया हूँ जिसमें हम पीवाईक्यूज तो करेंगे ही करेंगे, साथ के साथ टेक्निकल से टेक्निकल एक्सप्लेनेशंस को भी मैं इतना ईज़ी बना दूँगा कि चीज़ें आपके दिमाग में फिट हो जाएँ। करना क्या है? कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। एलएमआर तो है ही फेमस, सोचा एलएमआर के साथ-साथ आपके लिए एक क्रिस्प एक्सप्लेनेशन वीडियो भी लाई जाए, जिसमें गारंटी दे रहा हूँ अपकमिंग सीडीएस, एनडीए और सीएपीएफ एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ज़रूर आएगा। जहाँ तक बात रही एलएमआर की, तो ये है वो 20 पेजेस के क्रिस्प नोट्स, जहाँ से 50% क्वेश्चंस का फ़ायदा बच्चों को लास्ट सीडीएस एंड एनडीए एग्ज़ाम में हुआ था। बहुत क्वेरीज़ आ रही हैं कि मैम कब हमें इसका 4th एडिशन मिलेगा? सो फ़िक्र मत करिए, 4th एडिशन की डेट्स हम जल्दी ही अपने टेलीग्राम पे डालने वाले हैं। सो प्लीज़ डोंट मिस आउट ऑन इम्पोर्टेंट अपडेट्स। अभी जाओ इनसाइड एसएसबी टेलीग्राम जॉइन करो। So starting with the first question, which one of the following items comprises the major portion of revenue of the union government? भाई बजट के हिसाब से आपसे ये पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा पैसा सरकार ने इनमें से किन चीज़ों के ऊपर खर्च किया होगा। तो इस डेटा को पढ़ने से पहले हम बजट की कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, यूनियन बजट हर साल आपका आता है अंडर आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से। हर साल फाइनेंस मिनिस्टर बजट पेश करता है, जिसमें से हमें 90% चीज़ें कभी समझ में नहीं आती। सिर्फ 10% ही चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल हैं, वही मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। सबसे पहले बजट के 2 साइड्स होते हैं। एक उसकी इनकम साइड, जहाँ से पैसे कमाए जाते हैं, और एक उसकी एक्सपेंडिचर साइड, जहाँ पैसे खर्च किए जाते हैं। सो इनकम भी 2 तरीके से होती है, एक होती है कैपिटल इनकम और एक होती है रेवेन्यू इनकम। कैपिटल इनकम का मतलब होता है कि सरकार ऐसे सोर्सेस से इनकम जनरेट कर रही है जहां से ना तो इनकी कोई लाइबिलिटी कम हो रही है, लाइबिलिटी का मतलब लेन देन कम हो रहा है, ना ही कोई एसेट क्रिएट हुआ। ठीक है, एसेट का मतलब हमारी जो पूंजी होती है जिसमें हमारे पैसे इन्वेस्टेड होते हैं। तो ये ऐसा पैसा होता है जहां से ना तो हमारा ना तो कोई कर्जा खत्म हुआ, ना ही कोई हमने नई चीज को डेवलप किया, जैसे कि बोरोइंग्स या फिर डिसइन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल, आप एक इंडिविजुअल हैं, अभी आपकी जेब में 0 रुपीज हैं। आपने अपने दोस्त को फोन किया, हाँ भाई मेरे को जरा 1000 रुपये दे दे, और उस भोले इंसान ने आपको 1000 रुपये दे भी दिए। तो अब आपके पास पहले 0 रुपीज थे और आपकी जेब में अब एकदम से 1000 रुपये आ गए। कहने को तो नंबर्स में हम बोलेंगे कि जी हाँ, आपने इनकम जनरेट कर ली, 0 से 1000 पर आ गए, बट क्या ये इनकम रियलिटी में कोई अच्छी फ़ायदेमंद इनकम है? नहीं। क्यों? क्योंकि इस इनकम से आपकी लायबिलिटी या तो इंक्रीज़ ही हुई है और कोई एसेट आपने बिल्ड नहीं किया। तो गवर्नमेंट की ये वो इनकम होती है जहाँ पे वो बोरोइंग से, लोन से या फिर अपना कोई एसेट को बेचकर पैसा लेते हैं। दूसरी इनकम की साइड होती है रेवेन्यू इनकम। ये वो इनकम होती है जो कि अच्छे सोर्सेज से आती है। ये वो इनकम होती है जिससे हमारी लाइबिलिटी भी कम होती है, हमारा डेब्ट भी कम होता है, और ये हमारे एसेट्स को भी रिड्यूस नहीं करती। ठीक है, एसेट्स भी हमारे बने रहते हैं। ऑल दोज इनकम विच नाइदर इंक्रीजेस फाइनेंशियल लाइबिलिटी नॉर रिड्यूसेस एसेट। ना तो ये हमारी लाइबिलिटी के ऊपर इतना खतरनाक असर डालता है, ना ही एसेट के ऊपर। मतलब ये वो पैसा होता है जो गवर्नमेंट सेफ तरीके से अर्न करती है, जैसे कि नॉन टैक्स रेवेन्यू, जहाँ पे गवर्नमेंट इंटरेस्ट अर्न करती है, कोई डिविडेंड आया, कोई फीस या कोई फाइन है, या फिर जो सरकार हमारे ऊपर टैक्स लगाती है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, उस तरीके से जो पैसा आता है वो रेवेन्यू इनकम में काउंट होता है। अब बजट की 2 साइड होती है, दूसरी साइड होती है कि बजट से खर्चा कैसे होगा। तो खर्चा भी 2 तरीके का होता है, एक होता है रेवेन्यू और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? ये एक ऐसा खर्चा है जिसकी हम कोई भी प्लानिंग नहीं करते जनरली, और ये वो खर्चा है जो हमें बार-बार करना पड़ता है, बार-बार रिपीटेडली करना पड़ता है। इस खर्चे को करके हमारी कोई भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं होती, और इस खर्चे से आपकी ना तो कोई लायबिलिटी पे असर आता है, ना ही आप इससे कोई
एसेट बिल्ड कर पाते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे गवर्नमेंट पेंशन देती है एम्प्लॉयज़ को, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को सैलरी मिलती हैं, सब्सिडीज़ दी जाती हैं, तो ये बेसिकली गवर्नमेंट का वो खर्चा है जो उसको बार बार करना पड़ रहा है, और इस खर्चे से गवर्नमेंट को कोई भी प्रोडक्टिव काम नहीं निकला। बट ऑन द अदर साइड दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। नाम में ही कैपिटल जुड़ा, तो इसका मतलब ये होता है कि एक प्लान्ड एक्सपेंडिचर होता है। गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हमें इन चीज़ों के ऊपर काम करना है। ये खर्चा आपको एक बारी में ही करना पड़ता है, ये काफ़ी भारी भरकम खर्चा होता है, बट इससे आपके एसेट्स में बढ़ोतरी होती है, आपके एसेट्स बढ़ते हैं, और इससे आपकी लाइबिलिटी भी थोड़ी बहुत डिक्रीज होती है। इट डिक्रीजेस लाइबिलिटी और इंक्रीजेस एसेट। ये एक प्रोडक्टिव खर्चा होता है, और ये हमें लॉन्ग टर्म में करना पड़ता है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करती है, रेलवेज में इन्वेस्टमेंट की, डिफेंस पे एक्सपेंडिचर किया, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर की साइड मानी जाती है। बात करें इस बार के यूनियन बजट के डेटा की, तो आपके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट डेटा है वो क्या है कि भैया सरकार के लिए पैसा आया कहाँ से, गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा पैसा अर्न कहाँ से किया। तो हम अभी भी हमारी रुपी का जो मेजॉरिटी परसेंट पैसा है वो अर्न करते हैं बोरोइंग से। आज भी हमें सरकार को पैसा बोरो करना पड़ता है, वो ही हमारे बजट की सबसे बड़ी अर्निंग मानी जाती है। सेकंड नंबर पे जो हम अर्न करते हैं वो करते हैं इनकम टैक्स से। 21% हमारा जो पैसा है वो इनकम टैक्स से आता है, फॉलोड बाय कॉर्पोरेट टैक्स। जो इंडिया में बिजनेसेस होते हैं उनको भी टैक्स पे करना पड़ता है। तो टॉप के 3 आपको हमेशा ध्यान में होने चाहिए। और जी पैसा जो कमाया है वो जाएगा भी, तो कहीं न कहीं तो खर्चा होगा। तो हमारा जो सबसे बड़ा खर्चा होता है हमारी सरकार का, वो होता है इंटरेस्ट की पेमेंट। अब जो लोन आपने दिया है, उसकी ईएमआई भी तो भरनी पड़ेगी। एक जाएगी तभी दूसरी आएगी किश्त, है ना? ईएमआई। तो गवर्नमेंट का इस साल का भी 2026 का भी जो सबसे बड़ा खर्चा है, वो इंटरेस्ट की पेमेंट में ही जाता है। देन यूनियन बजट की बात करें तो ये कुछ सेक्टर्स हैं जिसमें हमारी सरकार ने सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया है इस बार। ट्रांसपोर्टेशन में गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर प्लान किया है, रफली 5 लाख करोड़ के आसपास का एक्सपेंडिचर है, फॉलोड बाय डिफेंस, रूरल डेवलपमेंट, होम अफेयर्स। और नीचे तक आएंगे तो नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट में लगभग 6,000 करोड़ का बजट जो है गवर्नमेंट ने प्लान करके रखा है। सो अब इस क्वेश्चन का आंसर देना आपके लिए बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा कि भई सबसे ज़्यादा खर्चा सरकार की तिजोरी से कहाँ से हो रहा है? तो भैया सबसे ज़्यादा खर्चा हो रहा है इंटरेस्ट की पेमेंट देने के लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ गुड स्टैटिस्टिक टू इवैल्यूएट वेयर एन इकोनॉमी स्टैंड्स इन द फाइनेंशियल साइकिल? एक फाइनेंशियल ईयर में आपकी इकोनॉमी कितने पानी में है, कितने पानी से ऊपर है, उसको मेजर करने के लिए सबसे बढ़िया इंडिकेटर कौन-सा है? इसको सॉल्व करने से पहले कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो सबसे पहली बात, कंट्री की अगर आपको रियल इकोनॉमी के बारे में पता करना है कि भई हमारी कंट्री की जो इकोनॉमिक स्थिति है, क्या सही है या डूब रही है, उसके लिए जो रेशियो यूज़ किया जाता है, वो क्रेडिट अपॉन जीडीपी का रेशियो यूज़ किया जाता है। क्रेडिट में हम फाइनेंस मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं कि भई हमारा कितना हमने कैपिटल जनरेट किया, कितना पैसा जनरेट किया, कितने एसेट्स बढ़े हैं सरकार के, कितने प्राइसेस बढ़े हैं गुड्स एंड कम्युनिटी के, ये सब चीज़ें हम क्रेडिट में नापते हैं। और जीडीपी में तो आपको पता ही है, जीडीपी का मतलब कि जो हमारी इंडिया की टेरिटरी है, इस टेरिटरी के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, प्राइमरी सेक्टर जो कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर जो कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, और टर्जरी सेक्टर जो कि हमारा सर्विस सेक्टर है, इन तीनों ने मिलके हमारे एक एक टाइम पे टेरिटरी के अंदर कितना प्रोडक्शन किया, उसको जीडीपी या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। इन दोनों का जो भी रेशियो निकल के आता है, ये हमें बताता है कि भैया कंट्री किस डायरेक्शन में जा रही है। देयर आर सम अदर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स एज वेल। जैसे एक इकोनॉमिक इंडिकेटर होता है लीडिंग। लीडिंग इकोनॉमी इंडिकेटर से हमें क्या पता चलता है, हम इससे हम हमारा थोड़ा सा फ्यूचर में हमारी इकोनॉमी कहाँ जाएगी, ऐसी चीज़ें आपने न्यूज़ में बहुत सुनी होंगी, वो चीज़ें हम इससे प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसमें जनरली हम हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को की चीज़ों को ज़्यादा मायने रखते हैं। फिर आता है कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब जो प्रेजेंट में हमारी इकोनॉमी में प्रोडक्शन चल रहा है, उसका इंडिकेटर होता है। इसमें हम इकोनॉमी में जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट कितनी है, इन सब चीज़ों का डेटा
कलेक्ट करते हैं। और फिर एक होता है लैगिंग इंडिकेटर। लैगिंग इंडिकेटर से हमें पता चलता है कि भाई कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारी इकोनॉमी में पीछे चल रही है। मतलब इन इंडिकेटर से हमें पता चल जाता है कि एक टाइम पे हमारी इकोनॉमी में क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं पूछूँ कि लास्ट 3 महीने में आपकी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट किस हिसाब से चल रही थी, तो उसके लिए लैगिंग इंडिकेटर्स का यूज़ किया जाता है। इट कन्फर्म्स द ट्रेंड्स आफ्टर दे अकर। हम बोलते हैं कि भैया हमारी फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 31% है। तो ये कैसे पता चलता है? जब ये एक्चुअली में इकोनॉमी में हो जाता है, उसके बाद इसको कैलकुलेट किया जाता है, फिर डेटा को प्रेज़ेंट किया जाता है। सो आपसे क्वेश्चन में ये पूछा था कि भई कम इकोनॉमी स्टैंड कर रही है, उसका फाइनेंशियल साइकिल में कौन से इंडिकेटर से यूज़ होगा? तो जी इंडिकेटर यूज़ होता है आपका क्रेडिट स्लैश जीडीपी रेशियो। अकेला टैक्स से हमें कुछ नहीं पता चलेगा। फिस्कल डेफिसिट तो बजट का एक टर्म है, ठीक है, जिसमें हमें पता चलता है कि भई हमारा बजट एक्चुअली में कितना माइनस में जा रहा है। इस ये भी रियल इंडिकेटर नहीं है। हाउसहोल्ड कंजम्पशन हाउसहोल्ड कंजम्पशन अकेला फैक्टर नहीं होता, इसमें हमें होलसेल प्राइसेस को भी कहीं न कहीं इंक्लूड करना पड़ता है। तो जो रियल इंडिकेटर है वो क्रेडिट स्लैश जीडीपी रेशियो माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following components of the taxation of central government is not shareable? क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि भैया केंद्र की सरकार जो है, सेंट्रल की जो गवर्नमेंट है, इनमें से ऐसा कौन सा टैक्स है जो वो स्टेट के साथ शेयर नहीं करती। तो अभी तक अगर आपको ये नहीं पता था कि टैक्स शेयर भी होता है, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा टैक्स का स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। इंडिया में टैक्स जो है वो दो तरीके से माना जाता है, एक इनडायरेक्ट और एक डायरेक्ट। और कुछ अदर की मैं कैटेगरी लेके आया हूँ, इसमें स्पेसिफिक पर्पस के टैक्स लगाए जाते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो एक कंज्यूमर को डायरेक्टली सरकार को पे नहीं करना पड़ता। जैसे कि मैंने एक फॉर एग्जांपल एक लेस का पैकेट लिया, 10 रुपए का एक लेस का पैकेट लिया। अगर आपने पीछे ध्यान दिया होगा तो लिखा होता है ना इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। तो इस लेस के पैकेट पे जो भी जीएसटी मुझे लगेगी, वो जीएसटी मुझे सरकार को डिपॉजिट नहीं करनी। मैं इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को वो टैक्स दे रहा हूँ। कैसे? जिससे मैंने खरीदा, शॉपकीपर ने अपना टैक्स दिया होगा रिटेलर को, रिटेलर ने होलसेलर को दिया होगा, होलसेलर ने किसी को आगे। इस तरीके से ये चेन चलती है। तो इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो डायरेक्टली कंज्यूमर की जेब से नहीं जाता, बट हाँ हम देते हैं, जैसे कि सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, वैट एंड जीएसटी। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है भैया? डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसको लेते ही सरकार हो जाती है खुश। ये वो टैक्स है जो आपकी जेब से, आपके पर्सनल वॉलेट से डायरेक्टली डिडक्ट किया जाता है ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस। जैसे इनकम टैक्स, अगर आप इनकम जनरेट करते हैं, पर्टिकुलर टैक्स के स्लैब में आते हैं तो इनकम टैक्स देना पड़ेगा। कॉर्पोरेट टैक्स है, सिक्योरिटीज टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स, गिफ्ट एंड वेल्थ टैक्स। और कुछ अदर टाइप्स ऑफ टैक्सेस होते हैं जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए लगाए जाते हैं। जैसे प्रॉपर्टी के ऊपर लगता है, रजिस्ट्रेशन के ऊपर लगता है, आप टोल पे देते हो टैक्स, है ना। एजुकेशन के ऊपर सेस होती है, एंटरटेनमेंट टैक्स है एंड प्रोफेशनल टैक्स भी होता है। अब देखिए, यूनियन गवर्नमेंट की साइड पे, हमारे यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट, ये दोनों अपने भी टैक्सेस इंट्रोड्यूस करती है। जैसे कि ये जो टैक्सेस हैं, ये कौन कलेक्ट करता है? ये कलेक्ट करती है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, एसटीटी, कस्टम्स, सीजीएसटी, आईजीएसटी, है ना? ये सब यूनियन गवर्नमेंट ही कलेक्ट करती है। एक्साइज ड्यूटी है, बेसिक एक्साइज ड्यूटी है, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। कलेक्ट तो करती ही है, साथ की साथ शेयर भी करती है स्टेट के साथ। देन स्टेट गवर्नमेंट को भी हमने ड्यूटी दी है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट ये टैक्स कलेक्ट करेगी। जैसे एग्रीकल्चर इनकम पे है, एसजीएसटी है, स्टैम्प ड्यूटी है, लैंड के ऊपर कोई टैक्स, व्हीकल रजिस्ट्रेशन टैक्स, वैट ऑन पेट्रोल एंड डीजल, ये टैक्स की ड्यूटी कलेक्ट करने की स्टेट गवर्नमेंट को दी जाती है। ठीक है जी। अब मैं आपको बताता हूँ कि टैक्स का स्ट्रक्चर इंडिया में चलता कैसे है। इसको डिसाइड करने की जो सबसे बड़ी अथॉरिटी होती है, दैट इज़ फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। इंडिया में अभी तक 16th फाइनेंस कमीशन बन चुके हैं। और इसी के साथ आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है कि जो 16th फाइनेंस कमीशन है उसके चेयरमैन कौन है। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन का जवाब टाइम स्टैम्प के साथ मुझे सबका चाहिए।
तो फाइनेंस कमीशन इंडिया की सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी होती है जो बताती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में टैक्स किस रेशियो में शेयर होगा, कौन सा टैक्स शेयर होगा, कौन सा नहीं होगा, वो सब यही बताते हैं। तो अगर मैं बात करूँ 2021 से 2026 तक के डेटा की, तो टैक्स का जो परसेंटेज है वो हमने किस बेसिस पे रखा है? 15% एम्फेसिस पॉपुलेशन के ऊपर, 15% स्टेट के एरिया के बेसिस पे, 12.5% डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, 10% फॉरेस्ट कवर एंड 2.5% ऑन फिजिकल एफर्ट। टोटल कर लो, ठीक है, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो मोर देन 50% जो टैक्स है वो हम स्टेट्स के साथ शेयर करते हैं, बट हर स्टेट को ये सेम परसेंटेज नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि हमने डिवाइड की हुई है कैटेगरीज। जो स्टेट जिस कैटेगरी में अच्छा परफॉर्म करेगा उसको उतना परसेंट टैक्स का शेयर मिल जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आएगा कि सर ऐसा कौन सा टैक्स होता है जो शेयर किया जाता है? तो देखिए, ये वो टैक्स हैं जो शेयर किए जाते हैं, जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, जीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी। जीएसटी में 3 तरीके के टैक्स होते हैं। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एसजीएसटी मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसमें से जो ऊपर के जो 2 टैक्स होते हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है और शेयर भी करती है। देन यूनियन की एक्साइज ड्यूटीज एंड एज पर कॉन्स्टिट्यूशन जो जो हमने चीज़ें रखी हैं, ये वो टैक्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट भी करती है और स्टेट के साथ शेयर भी करती है। बट ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल भी शेयर नहीं की जाती, विच इज़ नॉट शेयर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये 100% अमाउंट केंद्र सरकार अपने पास रखती है। सर इसमें कौन सी चीज़ें आती हैं? इसमें किसी भी तरीके का सरचार्ज या किसी भी तरीके का सेस, मतलब सरचार्ज और सेस का मतलब होता है एडिशनल टैक्स। जो पुराना प्रपोज टैक्स है उसके अलावा अगर आप एडिशनल टैक्स कलेक्ट कर रहे हो तो वो एडिशनल टैक्स का पैसा गवर्नमेंट शेयर नहीं करती। जैसे सरचार्ज ऑन आईटी, कॉर्पोरेट्स एंड कस्टम्स। सेस मतलब एडिशनल टैक्स ऑन एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, स्वच्छ भारत, कृषि कल्याण एंड क्लीन एनर्जी। तो किसी भी तरीके का एक्स्ट्रा टैक्स या सरचार्ज है वो स्टेट्स के साथ शेयर नहीं किया जाता। क्वेश्चन के ऊपर दोबारा आते हैं। आपसे यही पूछा है कि कौन सा शेयर नहीं किया जाता, तो देखिए, बेसिक एक्साइज ड्यूटी तो बेसिक टैक्स है। ये टैक्स तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाया और स्टेट के साथ शेयर कर दिया। बट एडिशनल टैक्स, स्पेशल एडिशनल टैक्स, मैंने आपको भी बताया, किसी भी तरीके का एडिशनल टैक्स है बेसिक टैक्स के अलावा, वो कभी भी शेयर नहीं किया जाता। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 एंड 3। अब जीएसटी 2.0 के बारे में भी पढ़ लेते हैं। हाँ हाँ, बजट भी है, इकोनॉमी, जीडीपी सब यही करने लग जाते हैं ना। तो देखिए जी, जीएसटी 2.0 में जीएसटी को काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाई किया गया है। पहले हमारे यहाँ पे 0%, 5%, 12% एंड 28%, ठीक है, 18% भी हुआ करता था। ये सारे टैक्स स्लैब इंडिया में चलते थे जीएसटी में। अलग अलग प्रोडक्ट्स को हमने रखा हुआ था। हमने क्या किया जी, 0% का मतलब तो वो है कि जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगती, ये तो अभी भी है। हमने क्या किया, 12% और 28% जो कैटेगरी थी 12 एंड 28% वाली, इसको कर दिया पूरी तरीके से ख़त्म। कुछ आइटम्स को हमने 5% में शिफ्ट कर दिया और कुछ आइटम्स को हमने 18% में शिफ्ट कर दिया है। तो अब जो नया जीएसटी है उसमें आपको 3 तरीके का परसेंटेज दिखेगा। एक 5% जिसमें आपकी एसेंशियल और ऐसे गुड्स आते हैं जिसका मास कंजम्पशन होता है। 18% में हमने स्टैंडर्ड गुड्स को रखा है, और एक नया 40% का स्लैब निकाला है जिसमें लग्जरी प्रोडक्ट्स और सिन गुड्स जैसे कि टोबैको, पान मसाला, सिगरेट्स, इनको 40% के स्लैब में रख दिया गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक स्पेशल अनाउंसमेंट, इफ़ यू आर मिसिंग आउट ऑन रियल प्रेपरेशन, तो भैया टेलीग्राम पर पहुंचो सभी बच्चे। कौन सा टेलीग्राम? इनसाइट एसएसबी टेलीग्राम। यहाँ पे क्या होता है, डेली टारगेट्स आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है। डेली टारगेट्स में आपको ये बताया जाता है कि भैया आज क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक कंप्लीट करना है, डेडिकेटेड टाइम टेबल आप लोगों का बनाया हुआ है। साथ ही साथ उनकी PYQ की प्रैक्टिस भी टॉपिक वाइज आपको करवाई जा रही है। सो इफ़ यू आर मिसिंग आउट कि प्रेपरेशन कैसे करनी है, फ्री सोर्सेज कहाँ मिलेंगे कहाँ नहीं,
डेली टारगेट्स में आपको नोट्स मिल रहे हैं डेली, और PYQ प्रैक्टिस में आपको कंप्लीटली फ्री CDS NDA के PYQs करवाए जा रहे हैं। और दूसरा भैया, इसको तो कभी भी मत भूलना, LMR लास्ट मिनट रिवीजन मॉड्यूल, ये ब्रह्मास्त्र है, ठीक है, जो कि हर बार बच्चों को बेनिफिट कर रहा है। इसके अभी आपको कोई भी पैसे नहीं देने, इट इज़ कम्प्लीटली फ्री इनिशिएटिव फॉर ऑल टेलीग्राम स्टूडेंट्स। बैच वाले, अग्नि बैच, नाग बैच, बहादुर POP बैच, सभी बैच स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। आपको भी LMR का एक्सेस प्रोवाइड किया जाता है। अगर LMR का जलवा देखना है तो ये देख सकते हो, लास्ट CDS 2 2025 में मोर देन 45 क्वेश्चंस आपके इन्हीं LMR मॉड्यूल से आए थे। बाकी हिट्स आप जाकर टेलीग्राम पे चेक कर सकते हो। तो प्लीज़ डोंट मिस आउट, अभी जाओ ज्वाइन करो टेलीग्राम चैनल, और सारे अपडेट्स उधर ही आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रैक्टिस ऑफ रिड्यूसिंग द साइज ऑफ अ प्रोडक्ट व्हाइल मेंटेनिंग इट्स स्टिकर प्राइस इज नोन एज। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि करंट से रिलेटेड भी इसको आप पढ़ सकते हो। मतलब आपसे पूछ रहा है कि भैया मैंने क्या किया, प्राइस चेंज नहीं किया, जो चीज़ पहले भी 10 रुपए की थी अभी भी 10 रुपए की है, बस मैंने चेंज कर दिया उसका साइज। पहले 10 रुपए में, 10 रुपए की फ्रूटी में मुझे 100 ml मिल रहा था, बट अब 10 रुपए की फ्रूटी में मुझे सिर्फ 80 ml जूस ही मिल रहा है। तो इस वाली प्रैक्टिस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रैक्टिस को कहा जाता है श्रिंकफ्लेशन। आपने साइज को श्रिंक कर दिया बट प्राइस उतना ही रखा है। सो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं इन्फ्लेशन के लिए। सबसे पहले इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब आपके गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस बढ़ने शुरू हो जाते हैं, चीज़ें महंगी होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हम लोग ज़्यादा एक्सपेंडिचर नहीं कर पाते। इसी का ऑपोजिट होता है डिफ्लेशन। इसमें क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस कम होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो परचेजिंग पावर है वो इंक्रीज होने लगती है। नेक्स्ट इज रिसेशन। ये वर्ड भी आपने न्यूज़ में बहुत बार सुना होगा। रिसेशन का मतलब होता है जब हमारी, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में 3 इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्जरी। मान लीजिए किसी भी एक या किसी दो सेक्टर्स में स्लो डाउन आ गया, ठीक है, किसी भी दो सेक्टर्स में या किसी एक सेक्टर में स्लो डाउन आ गया, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो थोड़ी सी स्टक हो गई, तो इसको कहते हैं रिसेशन। बट अगर मैं बोलूं कि मेरे सारे के सारे इकोनॉमिक सेक्टर्स में स्लो डाउन आ गया, सारे के सारे इकोनॉमिक सेक्टर्स में स्लो डाउन जब आ जाता है तो उसी को डिप्रेशन कहा जाता है। ये रिसेशन की और भी ज़्यादा वर्स स्टेज होती है। इससे निकलने के लिए पॉलिसीज़ को चेंज करना पड़ता है, गवर्नमेंट को काफ़ी सारे एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। फिर आता है हमारा हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है कि भैया ऐसी कंडीशन आ गई कि अब महंगाई रुकने का नाम नहीं ले रही है। द इन्फ्लेशन रेट हैज़ एक्सीडेड मोर देन 50%, और देश में एक तरीके से फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाए तो उस कंडीशन में हाइपर इन्फ्लेशन उसको कहा जाता है। नेक्स्ट इज स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है एक ऐसी यूनिक सिचुएशन जहाँ पे आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन तो एग्जिस्ट कर रही है, भाई जो प्राइसेस हैं वो महंगे हैं, बट उसी के साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी भी इकोनॉमी में एग्जिस्ट करती है। तो ऐसी कंडीशन में हम इसको स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। जैसे सबसे पहला आता है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन आप देख रहे हो ना, ये आदमी चुपके से अंदर आ रहा है, तो ये वो इन्फ्लेशन होती है जब इन्फ्लेशन का रेट बहुत ज़्यादा कम हो या इकोनॉमी में इन्फ्लेशन के अर्ली साइंस देखे जाते हैं। इसको भी आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। क्रीपिंग का मतलब जब इन्फ्लेशन 0 से 3% होती है, और इसकी नेक्स्ट स्टेज होती है वॉकिंग इन्फ्लेशन। वॉकिंग इन्फ्लेशन का मतलब जब इन्फ्लेशन की रेट 4% से 9% तक होती है। नेक्स्ट स्टेज आती है गैलपिंग इन्फ्लेशन। घोड़े की रफ्तार से जब इन्फ्लेशन बढ़ता है, इन्फ्लेशन का रेट 10% से 40% तक जा चुका है, हमारे कंट्रोल से बाहर निकल रही है इन्फ्लेशन, महंगाई, तो इसको गैलपिंग कहा जाता है। नेक्स्ट इज हाइपर इन्फ्लेशन। मैंने आपको अभी बताया जब इन्फ्लेशन का रेट 40% से ज़्यादा हो जाए तो इसको हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। यहाँ पे टेक्निकली उस कंट्री में, जिस कंट्री में इन्फ्लेशन इस रेट पे होती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाती है, देश की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है। नेक्स्ट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है
जब किसी चीज़ का डिमांड बढ़ जाए, किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई, उस डिमांड के बढ़ने की वजह से जब प्राइस बढ़ जाता है, उसको डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहा जाता है। नेक्स्ट इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब फैक्टर कॉस्ट बढ़ जाए। मान लीजिए किसी प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल महंगे हो जाएं, किसी प्रोडक्ट के लिए लेबर महंगी हो जाए, या लैंड की वैल्यू बढ़ जाए, जिसकी वजह से चीज़ों को प्रोड्यूस किया जाता है। इसकी वजह से जब एमआरपी भी बढ़ती है, उसको हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बोलते हैं। नेक्स्ट इज बॉटलनेक। बॉटलनेक इन्फ्लेशन का मतलब जब सप्लाई डिमांड को मैच नहीं कर पाती। मार्केट में डिमांड है अनियंस की, बहुत ज़्यादा डिमांड है अनियंस की, बट सप्लाई नहीं आ रही पीछे से, उस वजह से जब प्राइस बढ़ जाता है अनियन का, उसको बॉटलनेक इन्फ्लेशन बोलते हैं। अब ये जो दो वर्ड्स हैं, कोर और हेडलाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? अभी एक पीवाईक्यू भी दिखाऊंगा मैं आपको। कोर इन्फ्लेशन में ये दोनों ही ऐसी इन्फ्लेशन है जो कैलकुलेशन के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है? कोर इन्फ्लेशन क्या होता है? जब इन्फ्लेशन को हम कैलकुलेट करते हैं माइनस फूड, एनर्जी एंड आर्टिकल्स। ये अभी मैं आपको आगे बताऊंगा ये क्या चीज़ें होती हैं। बेसिकली इंडिया में जो इन्फ्लेशन कैलकुलेट होता है वो सीपीआई पर कैलकुलेट होता है, विच इज़ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। जब मैं इस सीपीआई से फूड प्रोडक्ट्स को और एनर्जी प्रोडक्ट्स को माइनस कर दूंगा तो मुझे मिलेगी कोर इन्फ्लेशन। और ये जो कोर इन्फ्लेशन होती है, ये मुझे लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन के बारे में बताती है कि मेरी इकोनॉमी में, मेरी कंट्री की इकोनॉमी में कितने लंबे टाइम तक इन्फ्लेशन रहने वाली है। और अगर मैं इस सीपीआई में फूड आइटम्स को ऐड कर दूं तो उसी को हेडलाइन इन्फ्लेशन बोलते हैं, और ये मुझे शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन के बारे में बताती है। इसका फ़ायदा बताऊं? क्वेश्चन को देखो, व्हाट इज कोर इन्फ्लेशन? CDS 1 2025 का क्वेश्चन है। डायरेक्ट आपसे पूछ लिया कि भैया कोर इन्फ्लेशन क्या होती है, बता दो इसका फटाफट से आंसर। कोर इन्फ्लेशन होती है जब हम फूड एंड एनर्जी को सीपीआई से माइनस कर देते हैं। देखिए WPI तो इसका हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन का कैलकुलेशन सीपीआई पर किया जाता है, WPI पर नहीं। तो दो ऑप्शन आप यहाँ से एलिमिनेट कर सकते थे। कंफ्यूज इसमें हो सकते हो कि ऐड करें या क्या करें, बट इसमें हमें ऐड ही करना है, माइनस करना है। ए वाला ऑप्शन अगर आप देख रहे हो तो थोड़ा क्लोज लगेगा, बट इसमें ध्यान से पढ़ो, नॉन फूड आइटम्स लिखा है। नॉन फूड आइटम्स नहीं, फूड आइटम्स को माइनस किया जाता है। बढ़ते हैं आगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फर्म एंड फीचर आर नॉट करेक्टली मैच्ड? सो दीज आर सम टाइप्स ऑफ मार्केट इन इकोनॉमी। एक क्वेश्चन यहाँ पे आया। ठीक है? उसके बाद देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स सिग्निफाई मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो इन मार्केट्स को, इन कंपटीशन को पढ़ने से पहले फटाफट से इनको डिस्कस कर लेते हैं। फॉर्म्स ऑफ मार्केट सबसे पहले आती है परफेक्ट कंपटीशन। ध्यान रखिए, दुनिया में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, इसीलिए ये वाली जो मार्केट है वो एक इमेजिनरी मार्केट होती है। सर इमेजिनरी कैसे? इसमें सबसे पहली बात, बायर्स एंड सेलर्स सबसे ज़्यादा होंगे। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर, खरीदने वाले भी ज़्यादा, बेचने वाले भी ज़्यादा। ठीक है? जो भी लोग बेच रहे हैं सामान, वो एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं। मतलब अगर इकोनॉमी में कोई प्रोडक्ट बिक रहा है, पेन बिक रहा है अगर, तो सबके पास सेम तरीके का पेन है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। क्या ऐसा आपने कभी देखा है मार्केट में? नहीं देखा होगा। दूसरा, जो फर्म होती है वो प्राइस टेकर होती है। ठीक है? प्राइस में इनका बहुत ज़्यादा वो तो नहीं होता, ये कंज्यूमर के हिसाब से अपना प्राइस बनाती है। इस कंपटीशन में, इस मार्केट में एंटर करने के लिए आप बिल्कुल फ्री हैं, आप एंटर भी कर सकते हैं एंड एग्जिट भी कर सकते हैं। और मज़े की बात, परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी एडिशनल कॉस्ट नहीं होती, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लगती, कोई भी एडवर्टीजमेंट के ऊपर कॉस्ट नहीं लगती। ठीक है? तो क्या आपने कभी देखा है कि एडवर्टीजमेंट के ऊपर कोई कॉस्ट ना लगी हो? एक पान मसाला बेचने के लिए भी 3 बॉलीवुड एक्टर सेम एड में आ जाते हैं। दैट इज़ वाई परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज इमेजिनरी। बात करते हैं मोनोपोली की। तो मोनोपोली का मतलब मोनो, मोनो मतलब वन। इस मार्केट में सिर्फ सिंगल सेलर होता है, बेचने वाले की मोनोपोली होती है, वो राजा होता है मार्केट का। देयर इज अ सिंगल सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। कोई भी सब्स्टिट्यूट देखने को नहीं मिलेगा आपको। अगर आपको सर्विस यूज़ करनी है तो इसी सिंगल सेलर के पास जाना पड़ेगा।
अब चाहे ये सर्विसेज अच्छी दे ना दे, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इस मोनोपोली में अगर आपको एंटर करना है, सो देर आर वेरी हाई रिस्ट्रिक्शंस, रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। कॉमन एग्जांपल इंडियन रेलवे। अगर आप इंडिया में रेलवे से ट्रैवल करना चाहते हैं, इंडियन रेलवेज के अलावा सर्विस प्रोवाइडर कोई नहीं दिखेगा। थर्ड टाइप ऑफ मार्केट आती है मोनोपोलिस्टिक मार्केट। मोनोपोलिस्टिक मार्केट का मतलब ये वो मार्केट होती है जहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स दोनों ही बहुत ज़्यादा होते हैं, प्लस जितने भी सेलर्स हैं, जितने भी बेचने वाले हैं, वो हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। हेट्रोजीनियस का मतलब प्रोडक्ट की कैटेगरी सेम है बट उसमें वैरायटी बहुत ज़्यादा है। जैसे कि अगर आप एक पेन खरीदने जाएं 10 रुपये का, तो उस 10 रुपये के पेन में आपको अलग अलग शेप, अलग अलग इंक, अलग अलग कंपनी के पेन देखने को मिल जाएंगे जो कि एक दूसरे से थोड़े अलग होते हैं। इसमें फ्रीडम ऑफ एंट्री, फ्रीडम ऑफ एग्जिट है। आप सेटअप करना चाहें अपना काम सेटअप कर सकते हैं, छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं। और आपने आसपास जो आप जितनी भी मार्केट देखते हो वो मोनोपोलिस्टिक का ही एग्जाम्पल है। क्लोथिंग शॉप, सोप्स, डिटर्जेंट, होटल, रेस्टोरेंट, ये सब मोनोपोलिस्टिक का ही एग्जाम्पल है। देन आती ओलिगोपोली। ओलिगोपोली का मतलब सेलर्स आर फ्यू, देर आर फ्यू सेलर्स बट बायर पूरी दुनिया होती है। ठीक है, बायर्स आर मेनी। और इसमें जो सेलर्स होते हैं वो अपना एक ग्रुप बना के चलते हैं, एक अपना सिंडिकेट बना के चलते हैं, जिसकी वजह से ये लोग अपना प्राइस डिटरमाइन करते हैं। इनका एक ग्रुप होता है और वो ग्रुप एक ही प्राइस बना के चलता है। इस बिजनेस में एंटर करना बहुत मुश्किल है। आप तभी एंटर कर सकते हो जब आपके पास रिसोर्सेज हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक, आपने एक नाम सुना होगा। ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का एक ग्रुप बना हुआ है जो कि प्राइस को डिटरमाइन करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, वीडियो को पॉज करके आपको आंसर देना है। ओपेक में मेंबर्स कितने हैं और कौन कौन सी कंट्री ओपेक का मेंबर है? वीडियो पॉज करो, टाइम स्टैम्प के साथ मुझे आंसर चाहिए। नेक्स्ट मार्केट आती है मोनोप्सोनी मार्केट। ये एक ऐसी मार्केट होती है जो बायर डोमिनेंट होती है। इस मार्केट का राजा जो होता है वो बायर होता है। क्यों? क्योंकि देर इज अ सिंगल बायर। खरीदने वाला एक ही होता है और सर्विस प्रोवाइड करने वाले बहुत सारे होते हैं। जैसे कि जब आप लेबर लेने जाते हो, आपने देखा होगा हर एक शहर में एक लेबर मार्केट होती है जहाँ पे आपको कोई भी लेबर से रिलेटेड काम करवाना है तो आप जाते हो। सर्विस तो आप ही को चाहिए ना सिंगल, बट वहाँ पे पेंट करने वाले कितने खड़े होते हैं? बहुत सारे आपको दिख जाएंगे। देन ओलिगोप्सोनी। ओलिगोप्सोनी क्या होता है? ये उन लोगों का ग्रुप होता है जिसमें जो परचेजर्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं। जैसे कि सुपरमार्केट, आप अपने आसपास जो भी सुपरमार्केट्स देखते हो वो इस ओलिगोप्सोनी का पार्ट होते हैं। ये लोग क्या करते हैं? स्मॉल फार्मर से खरीदते हैं और उन फार्मर से खरीद के फिर खुद की एक मार्केट डेवलप कर लेते हैं। अब इसके बाद शायद आपको क्वेश्चन का आंसर देना आसान हो जाएगा। पहले तो आपको ये बताना है कि कौन सा करेक्ट नहीं है। देखिए, ओलिगोपॉली में इंटरडिपेंडेंस होती है डिसीजन मेकिंग की। जी हाँ, सेलर्स अपना ग्रुप बनाते हैं, उस ग्रुप के बिना कोई भी डिसीजन नहीं लेते। करेक्ट है। मोनोपोलिस्टिक में फर्म इज अ प्राइस सेटर। जी हाँ। मोनोपोली में प्रोड्यूसेस एन एफिशिएंट लेवल ऑफ आउटपुट। मैंने आपको अभी बताया था कि भैया मोनोपोली जहाँ पे कोई भी कंपटीशन नहीं होता, जहाँ पे मार्केट का राजा एक ही सेलर होता है, इसकी आउटपुट, इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा लो होती है। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग और यही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना था कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कौन कौन से फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ध्यान से देखो, क्या इस मार्केट में एंटर करने की बैरियर होता है? नहीं होता। फ्रीडम ऑफ एंट्री एग्जिट होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 गायब, ऑप्शन 3 यहाँ गायब, ऑप्शन 3 यहाँ गायब। होमोजीनियस प्रोडक्ट बेचते हैं ये? जी नहीं, ये बेचते हैं हेट्रोजीनियस। ऑप्शन नंबर 4 भी गया। ओनली करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 एंड। इस तरीके की एलिमिनेशन ट्रिक्स थोड़ी तुम भी एग्जाम में अप्लाई करने की कोशिश किया करो। हाँ जी। वाइल कैलकुलेटिंग द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, हाउसिंग को हम किस तरीके की आइटम में रखते हैं? तो सीपीआई या सीपीआई से जुड़े हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले पढ़ लेते हैं इनके बारे में। इन्फ्लेशन थोड़ी देर पहले आपने अभी डिस्कस किया है। इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए दो इंडेक्स का यूज़ किया जाता है, एक सीपीआई और एक डब्ल्यूपीआई। हमारी सरकार पहले डब्ल्यूपीआई यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स पे इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करती थी,
बट इन्होंने अब CPI पे कैलकुलेशन स्टार्ट कर दी है। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हमें बताता है एक रियल कंज्यूमर, जो आप और हम जैसे कंज्यूमर्स हैं, इंडिविजुअल कंज्यूमर है, उन पे महंगाई की कितनी मार पड़ रही है, उनके लिए प्रोडक्ट्स के प्राइसेस कितने बढ़े, वो CPI बताता है। और इस वजह से CPI पे ही इन्फ्लेशन अब कैलकुलेट की जाती है। इट इज़ नोन एज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और इसमें हमने कुछ बास्केट्स बनाई हुई हैं और इस बास्केट के हिसाब से हम कंज्यूमर के प्रोडक्ट्स को डिवाइड कर लेते हैं। ऑफिशियल NCERT के हिसाब से यही वाला टेबल आपको देखने को मिलेगा। परसेंटेजेस याद नहीं रखनी, बस इतना ध्यान में रखना है कि किसकी वेटेज ज़्यादा है, किसकी कम है। इसका बेस ईयर रिवाइज हो चुका है। बेस ईयर अब हम 2024 को लेते हैं, जिसके बेस ईयर क्या होता है? बेस ईयर एक ऐसा ईयर होता है जिससे हम कंपैरिजन करते हैं, जहाँ से कंपैरिजन को स्टार्ट किया जाता है। ठीक है जी? तो आप अगर देखें तो इसकी बास्केट में फूड एंड बेवरेजेस is 45%, pan tobacco and intoxicant 2%, clothing and footwear 6.5, housing is 10%, fuel and light and 6.84, miscellaneous में 28%। तो जितनी भी आइटम्स यहाँ आप देख रहे हो ना, ये इसकी कोर आइटम्स होती हैं। कोर आइटम्स का मतलब ये वो आइटम्स होती हैं जिसके बिना CPI कैलकुलेट नहीं हो सकता। होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है? ये वो प्राइसेस होते हैं जो एक इंडिविजुअल को नहीं बट एक बिजनेस को पे करने पड़ते हैं। ठीक है? द होलसेल प्राइस इंडेक्स रिप्रेजेंट्स द प्राइस ऑफ अ बास्केट ऑफ होलसेल गुड्स विच कंसंट्रेट्स ऑन द कॉरपोरेशंस, नॉट ऑन द कंज्यूमर्स। ठीक है जी? WPI को कैलकुलेट करने का एक ही मकसद होता है कि मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई के बारे में थोड़ा सा स्टडी की जाए। इसमें अगर आप आइटम्स देखेंगे तो इसमें 3 ग्रुप्स में हमने आइटम्स को डिवाइड किया हुआ है। प्राइमरी आर्टिकल्स 22%, फ्यूल एंड पावर 13% एंड मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स होती हैं 64%। सबसे ज़्यादा वेटेज मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स का होता है, फिर प्राइमरी आर्टिकल्स का और फिर फ्यूल एंड पावर का। अब इस क्वेश्चन का आंसर दो। हाउसिंग को हमने किस कैटेगरी में रखा हुआ है? भैया हाउसिंग जो है हमारी एक कोर सर्विस मानी जाती है। ठीक है? देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वेटेज ऑफ WPI। तो देखो क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहा है। 3 बास्केट्स होती हैं इसकी, फ्यूल पावर, प्राइमरी आर्टिकल एंड मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट। अब आपको पहला स्टेटमेंट पूछ रहा है कि क्या फ्यूल एंड पावर की वेटेज ज़्यादा होती है प्राइमरी से? तो अभी आपने पढ़ा है जी नहीं, इसकी प्राइमरी से ज़्यादा नहीं, प्राइमरी से कम होती है। ऑप्शन नंबर 1 गलत। वेटेज ऑफ मैन्युफैक्चर्ड इज हाइयर देन फ्यूल एंड पावर। तो मैन्युफैक्चर्ड की वेटेज तो लगभग 64% है, विच इज़ हाइयर देन ऑल 3। इन दोनों में से सबसे ज़्यादा ही है। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड ओनली। एक और मैं आपको इंडेक्स के बारे में बता देता हूँ, विच इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये इंडेक्स पाकिस्तान के महबूब उल हक एंड इंडिया के अमर्त्य सेन ने मिलके इस्टेब्लिश किया था। इसको पब्लिश करने वाली एजेंसी है UNDP। और इसमें 3 इंडिकेटर्स होते हैं। कौन कौन से? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लॉन्ग लाइफ, नॉलेज एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर आप रिसेंट HDI का डेटा देखेंगे तो इंडिया की रैंक 130 जो है रैंक कर रही है। आपके लिए थर्ड क्वेश्चन, आपको मुझे बताना है कि भैया टॉप 5 HDI कंट्रीज वर्ल्ड की कौन सी है। इस कॉलम को फिल कर दो जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में जाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट? ठीक है, देख लेते हैं एक बार। बैलेंस ऑफ पेमेंट के 2 तरीके के अकाउंट होते हैं, एक होता है करंट अकाउंट और एक होता है कैपिटल अकाउंट। सबसे पहला और बेसिक क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में ये आएगा, सर बैलेंस ऑफ पेमेंट तो बता दो। भैया बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? ये गवर्नमेंट का या हमारी इकोनॉमी का एक अकाउंट होता है। जैसे हम लोगों का सेविंग अकाउंट होता है ना, हम लोगों के सेविंग अकाउंट में क्या पता चलता है कि कितनी इनकम आई, कितने पैसे आए, कितना एक्सपेंडिचर हुआ, क्या हमारा अकाउंट पॉजिटिव में है, नेगेटिव में है। ऐसे ही गवर्नमेंट का भी या हमारी इकोनॉमी का एक अकाउंट होता है विच इज़ BOP। ये हमें बताता है कि एक इकोनॉमिक साइकिल में, एक फाइनेंशियल ईयर में कितना हमने पैसा जनरेट किया, कितना एक्सपेंडिचर किया, क्या हमारी इकोनॉमी सरप्लस में है, क्या हमारी इकोनॉमी डेफिसिट में है,
उसका अकाउंट होता है ये बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। और इस बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो तरीके के अकाउंट आते हैं, एक करंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं? करंट अकाउंट में कंट्री के इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का डेटा बनाया जाता है कि भैया कितने एक्सपोर्ट हो रहे हैं, कितने इंपोर्ट हो रहे हैं। तो एक तरीके से इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का डेटा यहाँ से निकलता है। इसमें हम गुड्स एंड सर्विसेज की ट्रेड, इनकम, रेमिटेंसेस फ्रॉम एनआरआई, गिफ्ट्स, डोनेशंस, ये सब चीज़ें लेकर चलते हैं। अगर हमारा करंट अकाउंट पॉजिटिव में है, दैट मीन्स हमारी एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इंपोर्ट्स कम है। नेगेटिव में है तो वाइस वर्सा हो जाएगा। तो करंट अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं? इंपोर्ट एक्सपोर्ट आता है, गुड्स एंड सर्विसेज की ट्रेड आती हैं, ठीक है, जो जो सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं वो सब इसमें आता है। ट्रांसफ़र पेमेंट्स आती हैं, भाई कोई एनआरआई इंडिया के बाहर बैठा है, उसने इंडिया में कोई रेमिटेंस दी है, इंडिया में कोई पैसा भेजा है, वो भी हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं। दूसरा आता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में हमारी इन्वेस्टमेंट्स का डेटा होता है, ठीक है। इट इंक्लूड्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एसेट्स, हमारी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या फिर एफआईआई, ये चीज़ें होती हैं। दूसरा, हमारी सरकार ने कोई लोन लिया है, कोई एक्सटर्नल बोरोइंग ली है, वो भी इसमें आती है। और थर्ड आती है एक्सटर्नल असिस्टेंस, हमारी सरकार को किसी इंटरनेशनल बॉडी ने असिस्ट किया है, कोई एड मिली है हमें, है ना, कोई फंड आया है हमारे पास। इन तीनों चीज़ों का डेटा कैपिटल अकाउंट में रखा जाता है। जितनी अगर कैपिटल अकाउंट पॉजिटिव में है, इसका मतलब उतनी ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट देश में आई है। अब बताओ, कैपिटल अकाउंट में कौन सी चीज़ इंक्लूड नहीं होती? अभी आपने पढ़ा, इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, बोरोइंग आती है और एक्सटर्नल असिस्टेंस आती है। इनविजिबल जैसा शब्द तो हमने पढ़ा ही नहीं, तो ये ऑप्शन नंबर सी ही इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। Moving forward, how can the currency depreciation stimulate an increase in net export? मतलब करेंसी को अगर हम डेप्रिशिएट करते हैं तो हम हमारी एक्सपोर्ट्स को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? इससे पहले मैं आपको एक बहुत ही फन कंसेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ, दैट इज फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट या फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज और लेन देन किस तरीके से काम करता है, इसके पीछे कुछ 4 फैक्टर्स काम करते हैं, जिसमें कि डिवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन एक साथ पढ़ा जाता है, रीवैल्यूएशन एंड एप्रिसिएशन एक साथ देखा जाता है। तो सबसे पहली बात हम डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन को देख लेते हैं। दोनों में ही सेम चीज़ें हो रही हैं। पहले $1 ₹50 का था, मतलब अगर आपको $1 खरीदना है तो आपको अपनी जेब से ₹50 खर्च करने पड़ेंगे। बट अब क्या हो रहा है, अगर आपको $1 खरीदना है तो आपको आपकी जेब से ₹60 खर्च करने पड़ रहे हैं। इसका मतलब आपको वैल्यू में तो नज़र आ रहा है कि भाई $1 पहले 50 का था, अब $1 60 का हो गया है। वैल्यू में द नंबर इज़ चेंज्ड फ्रॉम 50 टू 60, बट रियलिटी में हमें अब $1 लेने के लिए ज़्यादा इंडियन करेंसी को खर्च करना पड़ रहा है, जिसका मतलब ये है कि हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है, वो वीक हो रही है इन रिस्पेक्ट टू द फॉरेन करेंसी। इसको बोलते हैं डिवैल्यूएशन। और सेम चीज़ आपकी डेप्रिसिएशन में भी होती है। पहले $1 के लिए ₹50 खर्च करने पड़ रहे थे, अब $1 के लिए ₹60 खर्च करने पड़ रहे हैं। बट सर डिफरेंस कहाँ आता है? डिफरेंस ये आता है कि डिवैल्यूएशन जो किया जाता है, ये आरबीआई के द्वारा किया जाता है, बाय द पॉलिसीज ऑफ आरबीआई। और जो डेप्रिसिएशन होता है, ये मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई की वजह से होता है कि एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इकोनॉमी में फॉरेक्स, फॉरेन करेंसी या डोमेस्टिक करेंसी की डिमांड एंड सप्लाई कितनी चल रही है। दोनों ही केस में क्या होता है, इंपोर्ट्स हमारे लिए एक्सपेंसिव हो जाते हैं। मतलब इंडिया में अगर हमें कोई यूएसए से प्रोडक्ट मंगाना है, इंपोर्ट करना है, तो अब उसके लिए हमें ज़्यादा इंडियन रुपी खर्च करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि डॉलर महंगा हो चुका है। और एक्सपोर्ट्स हो जाते हैं बेनिफिशियल। एक्सपोर्ट बेनिफिशियल कैसे होते हैं? क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है अब उस फॉरेन मार्केट में थोड़ा सस्ता मिलेगा। पहले वहाँ के लोगों को $1 $1 में ज़्यादा इंडियन करेंसी की वैल्यू देखने को मिलेगी। तो जो हमारा इंडियन प्रोडक्ट है वो फॉरेन मार्केट में जाके थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है। एक्सपोर्ट्स थोड़े से बेनिफिशियल हो जाते हैं दोनों ही केस में। बट ध्यान आपको क्या रखना है, devaluation is done by RBI and depreciation is done by the market forces which are demand and supply. अब बात करते हैं रीवैल्यूएशन और एप्रिसिएशन की। रीवैल्यूएशन और एप्रिसिएशन में क्या होता है कि
जैसे आप देख रहे हो, $1 के लिए पहले ₹50 खर्च करने पड़ रहे थे और अब $1 के लिए ₹40 खर्च करने पड़ रहे हैं। आपको दिखने में तो लगेगा कि नंबर कम हो रहा है, बट एक्चुअली में क्या हो रहा है कि हमारी जो करेंसी है, डोमेस्टिक करेंसी है, वो स्ट्रॉन्ग हो रही है। मतलब पहले मुझे $1 एक्सचेंज करने के लिए ₹50 खर्च करने पड़ रहे थे, अब $1 एक्सचेंज करने के लिए सिर्फ ₹40 ही खर्च करने पड़ रहे हैं। दैट मीन्स my domestic currency has strengthened in context to foreign currency। सेम केस इसमें भी होता है। रीवैल्यूएशन के केस में ये आरबीआई के द्वारा किया जाता है और एप्रिसिएशन जो है ये ऑटोमेटिकली मार्केट की फोर्सेस डिमांड और सप्लाई कर देती हैं। रीवैल्यूएशन और एप्रिसिएशन के केस में क्या होता है, इंपोर्ट्स हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। मतलब अगर मुझे कोई अमेरिकन प्रोडक्ट इंडिया में इंपोर्ट करना है तो वो अब मेरे लिए थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरे लिए डॉलर की वैल्यू जो है वो कम हो गई है। मुझे अब डॉलर पाने के लिए कम इंडियन रुपी खर्च करने पड़ रहे हैं, बट एक्सपोर्ट मेरे लिए थोड़े से अब महंगे हो जाएंगे। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर डेप्रिसिएशन है। एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है तो डेप्रिसिएशन में हमने क्या चीज़ पढ़ी थी, इंपोर्ट्स आर एक्सपेंसिव, एक्सपोर्ट्स आर बेनिफिशियल। तो इसमें क्या होता है, द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज इट विल बी डन बाय रिड्यूसिंग द एक्सपोर्ट कॉस्ट। डेप्रिसिएशन में एक्सपोर्ट की कॉस्ट को रिड्यूस किया जाता है, जिसकी वजह से हम हमारा प्रोडक्ट अच्छे से दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट कर पाते हैं। और इंपोर्ट प्राइसेस तो रिड्यूस नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि इंपोर्ट्स जो है हमारे लिए एक्सपेंसिव हो जाते हैं। दैट इज वाई ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट स्टेटमेंट। बढ़ते हैं आगे। देखिए, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। आपको कुछ कर्व्स दिए हैं और उन कर्व्स के इंडिकेशन को उसके साथ मैच करना है। सो मैच करने से पहले एक बार फटाफट से इकोनॉमी के इम्पॉर्टेंट कर्व्स को हम लोग देख लेते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कर्व्स हैं। जैसे सबसे पहला कर्व आता है लॉरेंस कर्व, जिसको गिनी कोएफिशिएंट का नाम भी दिया गया है। कभी कभी एग्जाम में गिनी कोएफिशिएंट वर्ड भी यूज कर सकता है। ये रिलेशनशिप शो करता है इनकम इनइक्वालिटी में, कि जैसे जैसे इकोनॉमी आगे बढ़ती है वैसे वैसे लोगों के बीच में इनकम इनइक्वालिटी आती है। जो इकोनॉमीज राइज कर रही होती हैं वहाँ पे ये जनरली ट्रेंड देखा जाता है कि रिच आर बिकमिंग मोर रिच एंड पुअर इज बिकमिंग मोर पुअर। फिर आता है कुजनेट्स कर्व। कुजनेट्स कर्व शो करता है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनइक्वालिटी का रिलेशनशिप। फिर आता है इनडिफरेंस कर्व। इनडिफरेंस कर्व मेजर करता है हमारी सेटिस्फैक्शन को, कि हमें एक प्रोडक्ट को कंज्यूम करके कितनी सेटिस्फैक्शन मिली है। द कंजम्पशन एंड सेटिस्फैक्शन। इनडिफरेंस कर्व कुछ इस तरीके का दिखता है। ठीक है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। इट इज ऑलवेज कॉन्वेक्स इन शेप, और जितना इनडिफरेंस कर्व ओरिजिन से दूर होगा उतना ही हाइयर सेटिस्फैक्शन हमें मिलता है, और जो इनडिफरेंस कर्व ओरिजिन से जितना क्लोज होता है उतना ही लीस्ट सेटिस्फैक्शन हमें होता है। और एक चीज का ध्यान आपको और रखना है, इनडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, दे आर ऑलवेज पैरेलल। देन आता है जे कर्व। जे कर्व शो करता है हमारे ट्रेड बैलेंस का डिफरेंस, मतलब द रिलेशनशिप बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। फिर आता है फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व यूज होता है अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन में। जनरली ये देखा जाता है कि जिस भी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन थोड़ा सा हाई होता है उस केस में अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल जनरली थोड़ा सा लो देखा जाता है। बेसिकली इनवर्स रिलेशनशिप हमें शो किया जाता है। देन लेफर्स कर्व। लेफर्स कर्व में टैक्स का रेट और उस टैक्स के रेट पे कितना रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है उसका रिलेशनशिप हमें शो किया जाता है। अब आप इसको अच्छे से मैच कर पाएंगे। सो लॉरेंस कर्व शो करता है द रिलेशनशिप बिटवीन इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। तो ए का 3 होगा, ए का 3 इस ऑप्शन में, इस ऑप्शन में। तो ये वाले आपको पूरे कट कर देने हैं और एग्जाम में भी थोड़ा सा इस तरीके से किया करो ताकि गलत ऑप्शन कभी भी आपकी ओएमआर में टिक ना हो। फिर दूसरा देख लेते हैं फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व हमें किसके बीच में रिलेशनशिप बताता है, इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में। सो बी का 1 होना चाहिए, बी का 1 इसी ऑप्शन में है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ मनी सप्लाई इज कंसिडर्ड मोस्ट वाइडली यूज्ड। इंडियन इकोनॉमी में मनी सप्लाई का सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कौन सा टूल है? इससे पहले मनी सप्लाई के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं। मनी सप्लाई एक ऐसा स्टैटिस्टिकल टूल है, जो कि इकोनॉमिस्ट, पॉलिसी मेकर्स यूज़ करते हैं ये चेक करने के लिए कि एक इकोनॉमी में, हमारी इकोनॉमी में एक टाइम पे मनी की सप्लाई किस हिसाब से है।
क्या मनी की सप्लाई कम है या ज़्यादा है, और इसको हमें कैसे मॉनिटर करना है, कंसिडर करना है, वो ये चीज़ें इसमें चेक करते हैं। इसके लिए बेसिकली अलग अलग तरीके के टूल्स आते हैं। पहला होता है M1 फॉर्म ऑफ मनी। M1 सबसे नैरो और सबसे लिक्विड होता है। लिक्विड का मतलब ये सबसे ज़्यादा जल्दी आप इसको मेजर कर सकते हो, क्योंकि M1 के फॉर्मूले में क्या क्या चीज़ें आती हैं। M1 के फॉर्मूले में आता है C प्लस DD प्लस OD। C का मतलब जितने भी करेंसी, जितने भी नोट्स आप यूज़ करते हो उन सब का टोटल। DD का मतलब होता है डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है द अकाउंट्स विच यू ओपन विद योर बैंक्स, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट जो हम खोलते हैं। और ओडी में क्या आता है? ओडी में आते हैं अदर डिपॉजिट्स। अदर डिपॉजिट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें काउंट होती हैं, जैसे किसी फॉरेन बैंक ने आरबीआई के पास कोई पैसे डिपॉजिट करवाए हैं, किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ने या कोई इंटरनेशनल बॉडी ने आरबीआई के पास कोई पैसे सबमिट करवाए हैं, या फिर हमें कोई फंडिंग आई है किसी इंटरनेशनल बॉडी से, तो इन तीनों का टोटल प्लस हमारे सेविंग्स, करंट अकाउंट और करेंसीज का जो टोटल होता है, इससे निकलता है M1। और जब हम M1 कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि भाई कितना मनी जो है हमारी इकोनॉमी में फ्लो हो रहा है। इससे थोड़ा सा बड़ा टूल होता है M2। M2 इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट एज कंपेयर टू M1। M2 के फॉर्मूले में क्या आता है, इसमें पूरा का पूरा M1 आता है, प्लस आते हैं सेविंग अकाउंट विद पोस्ट ऑफिस। आपने सुना होगा कि पोस्ट ऑफिस में भी सेविंग अकाउंट खुलते हैं। ये सेविंग अकाउंट बैंक से थोड़े से अलग होते हैं, क्यों? क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स डिपॉजिट होते हैं, इसमें हमें कोई एटीएम कार्ड नहीं मिलता और हम जब चाहें तब पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। इसके लिए आपको फिजिकली पोस्ट ऑफिस जाना पड़ेगा, डिपॉजिट के लिए भी और विड्रॉल के लिए भी। सो M2 में हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा M1 ले लेते हैं। तो M1 के अंदर C प्लस DD प्लस OD तो आ ही रहा है, प्लस इसके साथ साथ पोस्ट ऑफिस का सेविंग डिपॉजिट भी मैं ले लेता हूँ, इसलिए थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। फिर आता है M3 कॉन्सेप्ट। M3 जो है ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, M3 में पूरा का पूरा M1 आता है, जो ये तीन चीज़ें हमने पढ़ी, प्लस बैंक के अंदर आप लोग सेविंग और करंट अकाउंट के अलावा दो और तरीके के डिपॉजिट कर सकते हो, जिसमें आपने सुना होगा फिक्स्ड डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट। तो इनको भी कंसिडर किया जाता है M3 में, जिन्हें हम टाइम डिपॉजिट का नाम देते हैं। इसीलिए ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट भी माना जाता है। सो M3 में क्या आता है, पूरा का पूरा M1 प्लस FD एंड RD, जिनको टाइम डिपॉजिट का टर्म दिया जाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज M4। M4 जो है M3 की ही एक एक्सपेंडेड कॉन्सेप्ट है। M4 के अंदर पूरा का पूरा M3 आता है, मतलब M3 तो आता है, M3 के अंदर क्या क्या आ रहा है, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट, ये तो आ ही रहा है, प्लस साथ के साथ पोस्ट ऑफिस में जितने भी तरीके का डिपॉजिट हो सकता है, मतलब टोटल डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस। आप पोस्ट ऑफिस में जिस भी तरीके से अपना पैसा डिपॉजिट करा सकते हो, उन सबको भी इसमें कंसिडर किया जाता है, एक्सेप्ट नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस में जिस भी तरीके से हम अपना पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, इट इज काउंटेड अंडर M4। तो M4 जो है इन सब से बड़ा कॉन्सेप्ट माना जाता है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। M1 में करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट, सेविंग्स, करंट प्लस अदर डिपॉजिट। M2 के अंदर पूरा का पूरा M1 आ जाता है, प्लस पोस्ट ऑफिस के सेविंग डिपॉजिट। M3 के अंदर पूरा का पूरा M1 प्लस हमारे बैंक के FD एंड RD, जिसको टाइम डिपॉजिट बोलते हैं। और M4 में आता है पूरा का पूरा M3 प्लस पोस्ट ऑफिस के टोटल डिपॉजिट एक्सेप्ट नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। अब आप इसका करेक्ट आंसर दीजिए। हाँ जी, सबसे ज़्यादा मोस्ट वाइडली यूज्ड जो मॉनेटरी सिस्टम है वो हम यूज़ करते हैं द सिस्टम ऑफ M3। M3 जो है हमारी इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टूल है। इसी से मिलता जुलता अब एक और क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन M1 डेफिनेशन ऑफ मनी। अभी मैंने आपको बताया था M1 में क्या क्या चीज़ें होती हैं, C प्लस DD प्लस OD। C का मतलब करेंसी, तो जी हाँ करेंसी तो होगा, तो ऑप्शन में 2 तो होगा, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन में ये नहीं होगा इसका आंसर, ठीक है। देन इसके बाद टाइम डिपॉजिट होते हैं क्या इसमें, टाइम डिपॉजिट के अंदर आता है FD एंड RD, ये तो हमने M3 में पढ़ा था, तो 3 भी नहीं हो सकता इसका, तो 3 नहीं हो सकता, तो ये भी गया ऑप्शन। द करेक्ट ऑप्शन इज आंसर
ऑप्शन नंबर सी दैट इज 2 एंड 4। करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट इसका पार्ट होते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फिर से आपको बता रहा हूँ, कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस मत करना, जल्दी जल्दी इनसाइड एसएसबी टेलीग्राम पर पहुंचो। क्यों? क्योंकि भैया आने वाली है एलएमआर, और ये वही एलएमआर है जिसने पिछले टर्म में भी पूरा का पूरा धमाका किया था। मैंने आपको पहले भी बताया था कितने हिट्स आए हैं। और मेरे छोटे भाई बहन जो एनडीए वाले भाई बहन हैं, कृपया डरे ना। आपने बोला सर एनडीए के क्वेश्चन नहीं है, एनडीए के क्वेश्चन भी होते हैं। आप देख लो एनडीए के कितने सारे डायरेक्ट हिट्स एलएमआर से ही निकले हैं। तो जो भी आप वीडियो करके जा रहे हो, वेदर पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जो भी लेवल पढ़ रहे हो एनडीए के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सो बिल्कुल बिना डरे सारी वीडियो को अच्छे से कंप्लीट करके जाओ एंड जॉइन इनसाइट एसएसबी, क्योंकि एलएमआर का नया एडिशन आप लोगों के लिए आने वाला है। सो प्लीज़ डोंट मिस आउट ऑन एनी अपडेट्स। अग्नि बैच वाले, नाग बैच वाले, सारे बैचेस वाले तो वहाँ पे ऑलरेडी हैं। आप लोग भी जल्दी जल्दी आ जाओ। बढ़ते हैं आगे। लेवल ऑफ पर कैपिटा जीडीपी डिपेंड्स अपॉन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। पर कैपिटा जीडीपी किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है? इससे बेटर क्या है, पहले पढ़ लेते हैं। भैया पर कैपिटा जीडी क्या होता है? पर कैपिटा जीडी इज कैलकुलेटेड एज, सबसे पहले मैं जीडीपी आपको बता देता हूँ। एक कंट्री के अंदर, इंडिया की टेरिटरी के अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी सेक्टर हैं। हमें पता है 3 सेक्टर हैं। ये 3 सेक्टर हमारी टेरिटरी में एट अ गिवन टाइम मतलब लेट से 3 महीने में या 6 महीने में या एनुअली कितना टोटल प्रोडक्शन करते हैं, और इनके टोटल प्रोडक्शन का जब हम सम करते हैं वो निकल के आती है द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। पर कैपिटा जीडी का मतलब द जीडीपी पर कैपिटा इज अ कंट्रीज टोटल इकोनॉमिक आउटपुट डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन। अब मैं ये बोलूँ कि मेरी कंट्री जो है वो 7% जीडीपी पे ग्रो हो रही है, मतलब प्रोजेक्टेड ग्रोथ इज 7%। बट अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि भैया अगर मैं इसको पॉपुलेशन से डिवाइड कर दूँ, लेट से हम इंडिया की जो पॉपुलेशन है, अब तो 150 करोड़ पार हो चुका है, ऑफिशियल सेंसस नहीं हुआ है बट हाँ ठीक है इतना है। अगर मैं इन 150 करोड़ इंडिविजुअल के ऊपर जीडीपी के डेटा को डिवाइड कर दूं, तो निकलेगा मेरा पर कैपिटा जीडीपी। इससे मुझे क्या पता चलेगा कि एक इंडिविजुअल, देश का एक इंडिविजुअल इकोनॉमिक ग्रोथ में कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है, उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ में कितनी आउटपुट आ रही है। इससे मुझे पता लगता है पर कैपिटा जीडीपी। ठीक है। और ये जो पर कैपिटा जीडीपी होती है, ये किस पे डिपेंड करती है कि भैया उस पॉपुलेशन की वर्किंग एज कितनी है। हमारी 150 करोड़ की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट हो चुकी है। इसमें से वर्किंग एज मतलब वो पॉपुलेशन जो 15 से 49 ईयर्स की एज में है, ये कितनी है। जितनी ज़्यादा लोग इस एज ब्रैकेट में आएंगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्यों? जितना ज़्यादा काम करेंगे उतनी ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करेंगे। वर्कर पार्टिसिपेशन रेट कितना है कि भैया जो भी सेक्टर में काम हो रहा है उसमें वुमेन पार्टिसिपेशन कितना है, ये सब चीज़ें भी चेक होती हैं। पर वर्कर की प्रोडक्टिविटी कितनी है, डेमोग्राफी किस हिसाब से है, मतलब क्या हमारी पॉपुलेशन ओल्ड एज है, यंग एज है, टेक्नोलॉजी का ग्रोथ हमारी कंट्री में कैसा है, एंड इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है। तो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है हमारा पर कैपिटा जीडीपी। अगर ये फैक्टर्स फेवरेबल हैं, साथ दे रहे हैं, तो जीडीपी भी बढ़ेगा। एक और चीज़ होती है दैट इज नॉमिनल जीडीपी पर कैपिटा। इसमें हम करंट मार्केट के एक्सचेंज रेट को यूज़ करते हैं। हमारी करंट मार्केट में जो भी करेंसी का एक्सचेंज रेट चल रहा है उसके हिसाब से डेटा कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट इज ट्रिपल पी जीडीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी जीडीपी पर कैपिटा। इट एडजस्ट फॉर डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड इन्फ्लेशन बिटवीन कंट्रीज, प्रोवाइडिंग अ मोर एक्यूरेट कंपैरिजन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जैसे हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कंपेयर करते हैं कि भाई इंडिया में रहना सस्ता है एज कम्पेयर टू कैनेडा, एज कम्पेयर टू यूएसए। वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है? हम इंडिया में हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और महंगाई को डिडक्ट कर लेते हैं, फिर जो हमारे पास डेटा निकल के आता है उस डेटा को हम दूसरी कंट्री के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से कंपेयर कर सकते हैं। सो नॉमिनल जीडीपी करेंसी के एक्सचेंज रेट पे काम करता है, ट्रिपल पी जीडीपी हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का डेटा बताता है, और पर कैपिटा जीडीपी इंडिया में हर एक इंडिविजुअल की इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में हमें इंडिकेट करता है। सो अब आप बताइए कि पर कैपिटा जीडीपी जो है वो इनमें से किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। क्या वो वर्कर की प्रोपोर्शन, कितनी प्रोपोर्शन वर्किंग एज में उस पर करती है, वर्किंग पार्टिसिपेशन एंड पर वर्कर,
प्रोडक्टिविटी। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑल ऑफ द अबव। दो चीजें और, जीडीपी दो तरीके की होती है, एक होती है नॉमिनल जीडीपी और एक होती है रियल जीडीपी। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है फटाफट से समझ लेते हैं। नॉमिनल जीडीपी का मतलब होता है इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल दी आउटपुट इन अ करंट मार्केट प्राइस। मतलब प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, इन तीनों ने जो भी प्रोडक्शन किया उसका मैंने सम किया। बट ये जो डेटा दिखाएगा मुझे वो करंट ईयर का दिखाएगा। लेट से मुझे 2025 का डेटा चाहिए, तो 2025 में इन्होंने जो भी प्रोडक्शन किया उसको मैं टोटल करूंगा, नॉमिनल जीडीपी आ जाएगी। रियल जीडीपी में क्या होता है, रियल जीडीपी में भी सम टोटल किया जाता है, बट ये किया जाता है एट अ प्री डिटरमाइंड बेस मार्केट प्राइस। मतलब इसमें जो होता है, इसमें एक बेस ईयर वो लिया जाता है। लेट से मैंने 2025 का डेटा निकाला बट कंपेयर कर रहा हूँ 2011 के बेस ईयर से, इसको रियल जीडीपी बोलते हैं। इन्फ्लेशन का इफेक्ट देखिए, नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन को काउंट नहीं किया जाता, रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन को काउंट किया जाता है। नॉमिनल जीडीपी हमेशा करंट ईयर पे निकलती है और रियल जीडीपी हमारी बेस ईयर के कंपैरिजन पे निकलती है। बेस ईयर कौन डिसाइड करता है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है। मान लीजिए मुझे 2025 की जीडीपी को, मेरी जीडीपी निकल के आई 6.5%, और कंपेयर अगर मैं उसको 2011 से कर रहा हूँ तो उस टाइम कोई और डेटा रहा होगा। ये जो रियल बेस ईयर से जो कंपैरिजन होता है, इससे रियल जीडीपी आती है। फायदा क्या होता है सर, रियल जीडीपी से हमें पता चलता है कि हमारी इकोनॉमी एक्चुअली में कितना ग्रो हुई है या कितना पीछे गई है, एंड इट इज द रियल इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। और नॉमिनल जीडीपी को हम इसलिए कैलकुलेट करते हैं, जैसे हमें क्वार्टरली डेटा चाहिए जिसमें हम डेटा को जल्दी कंपाइल कर सकें कि 3 महीने में कितनी हुई, 6 महीने में कितनी हुई, 1 साल में कितनी हुई। इस तरीके से नॉमिनल जीडीपी को कैलकुलेट किया जाता है। नॉमिनल जीडीपी इकोनॉमिक ग्रोथ का असली फैक्टर नहीं होती, क्यों? क्योंकि इसमें हमने इन्फ्लेशन को काउंट नहीं किया होता। और इन दोनों का अगर मैं एक परसेंटेज निकाल दूं, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इंटू 100, तो जो परसेंटेज निकल के आएगा इट इज नोन एज जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर मेजर्स द प्राइस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ period of time. It is the most important measure of overall inflation in the economy. जीडीपी डिफ्लेटर से हमें ये पता चल जाता है कि एक्चुअली में गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस है कितना, क्या महंगाई बढ़ी है या कम हुई है, वो इसी डेटा से हमें पता चलता है। मूविंग फॉरवर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ फोकस ऑफ 12th 5 ईयर प्लान। तो भैया 12th 5 ईयर प्लान का जो फोकस था, इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड जुड़ा था, दैट वॉज इंक्लूसिव। 12th 5 ईयर प्लान में इंक्लूसिव शब्द का यूज किया गया था। क्यों? मैं आपको इस वर्ड पे फोकस करने को क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ऑप्शन तो इसका ए ही है, बट जो सस्टेनेबल वर्ड है ना, वो 11th वाले 5 ईयर प्लान का भी थीम था। तो 11th और 12th में इंक्लूसिव वर्ड का ही डिफरेंस है। तो भैया 5 ईयर प्लान के बारे में भी पढ़ लेते हैं। ये स्टार्ट कहाँ से हुई, इसकी कुछ ना कुछ तो हिस्ट्री होगी। सो 1934 में एक विस्वराया प्लान स्टार्ट किया गया था, जिसमें उस टाइम पे ये देखा जा रहा था कि जो वर्कर्स हैं वो एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रीज में शिफ्ट हो रहे थे। देन 1934 में फिक्की प्लान आया, FICCI। इसमें इकोनॉमी में प्लानिंग का एक बहुत बड़ा रोल प्ले की मांग उठी कि इकोनॉमी भी बिना प्लानिंग के नहीं चल सकती। देन 1938 में कांग्रेस ने एक प्लान बनाया। ये सब चीज़ें इंडिपेंडेंस से पहले हो रही हैं, जिसमें सुभाष चंद्र बोस अंडर जवाहरलाल नेहरू ने एक प्लान बनाया, जिसमें फोकस ये था कि लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करना है और मिनिमम इनकम कम से कम 15 से 25 रुपए रखनी है उस टाइम के हिसाब से। फिर आया बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान 1944 में आया। ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए आया था। और इस बॉम्बे प्लान में उस टाइम के जितने भी टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने मिलके गवर्नमेंट के, मतलब उन्होंने मिलके एक ग्रुप बनाया था विच वॉज नोन एज बॉम्बे प्लान, और ये प्लान उन्होंने आगे गवर्नमेंट को प्रेजेंट किया था। देन 1944 में गांधीयन प्लान ऑन एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट, एंड 1945 में पीपल्स प्लान बनाया गया, जिसमें बेसिक नीड्स के बारे में बात की गई। फिर 1950 में बनता है प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन पहले एक बॉडी हुआ करती थी इंडिया में, जो कि अब डिसकंटिन्यू हो चुकी है। इसको रिप्लेस नीति आयोग ने किया है। आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है कि हु इज द करंट CEO ऑफ नीति आयोग।
पॉज करो, आंसर दो, वीडियो पे वापस आओ। अब नीति आयोग जो बनी है, इन्होंने 5 ईयर प्लान्स को डिसकंटिन्यू कर दिया है। जब तक प्लानिंग कमीशन था, 5 साल की योजनाएं, पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती थी। जैसे आप लोग अपना एग्जाम क्लियर करने के लिए एक प्लान बनाते हो कि मैं ये करूंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, ऐसे ही गवर्नमेंट भी अपने लिए प्लान्स बनाती थी जिसको वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती थी। जैसे 5 ईयर प्लान का मतलब यही है, जो प्लान 5 साल के लिए होता था। हिस्ट्री में 12 5 ईयर प्लान आए हैं। लास्ट वाला प्लान ना तो पूरा हुआ, ना ही इसकी कोई रिपोर्ट पब्लिश की गई, क्योंकि इसको बीच में ही डिसकंटिन्यू कर दिया गया। फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो थीम था वो एग्रीकल्चर सेक्टर की डेवलपमेंट था। सेकंड 5 ईयर प्लान, ऑल्सो नोन एज पीसी नवा महालनोबिस मॉडल, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, और इसमें हैवी इंडस्ट्री सेटअप की गई। थर्ड 5 ईयर प्लान को गदगिल योजना कहा जाता है, फोकस्ड ऑन सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर भारत। फोर्थ 5 ईयर प्लान, ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। फिफ्थ 5 ईयर प्लान में गरीबी हटाओ की योजना चलाई गई थी बाय द देन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। सिक्स्थ 5 ईयर प्लान में इंडिया के बेसिक स्ट्रक्चर और मैनेजरियल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना था। सेवेंथ 5 ईयर प्लान में टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट। एट्थ 5 ईयर प्लान, द हिस्टोरिक प्लान, जिसमें एलपीजी पॉलिसी ऑफ 1991, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी आई। नाइन्थ 5 ईयर प्लान में ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस। 10th में ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी, और ये देखो 11th में रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, एंड 12th में इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। ये 2 पॉइंट्स बच्चों को कंफ्यूज करते हैं आपको। जहाँ पे इंक्लूसिव के साथ सस्टेनेबल लग गया वो 12th है, जहाँ पे सस्टेनेबल नहीं है वो 11th 5 ईयर प्लान माना जाता है। एंड एज आई सेड, 12th 5 ईयर प्लान डिसकंटिन्यू कर दिया गया था फ्रॉम द ईयर 2015। 12th 5 ईयर प्लान 2012 में स्टार्ट हुआ था, बट पूरा नहीं किया गया, और अब देश में कोई भी 5 ईयर प्लान नहीं बनते। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंप्यूटेशन ऑफ पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ मंथली पर कैपिटा इनकम वॉज फिक्स्ड बाय विच कमिटी। पहले क्या होता था, हमारी जो पॉवर्टी लाइन होती है, आपने सुना होगा, जो बंदा इस लाइन के ऊपर है वो अबव पॉवर्टी लाइन, जो बंदा इससे नीचे है वो बिलो पॉवर्टी लाइन। इसको मेजर किया जाता था कैलोरी के कंजम्पशन से। कैसे मेजर किया जाता था? कैलोरीज, कि एक आदमी कितनी कैलोरी कंज्यूम कर सकता है, और इसमें भी अर्बन एंड रूरल का डेटा दिया गया। बट बाद में नोटिस किया गया कि कैलोरी का जो कंजम्पशन है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल लेवल अलग अलग होता है, क्योंकि हमारी बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करती है। बाद में इस कैलोरी के डेटा को हटाया गया और एक मिनिमम एक्सपेंडिचर की बात की गई। आपसे यही पूछ रहा है कि ये वाला कौन सी कमिटी ने रिकमेंड किया था, तो उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज बता देता हूँ। चलो सबसे पहले पॉवर्टी की ही पढ़ लेते हैं। सो अलग कमिटी एक बनाई गई थी 1979 में, और इस कमिटी ने पॉवर्टी लाइन का एस्टिमेशन जो दिया था वो कैलोरी के कंजम्पशन पे दिया था। इन्होंने ये बोला था कि अगर कोई बंदा रूरल एरिया में है और वो 2400 कैलोरीज से नीचे कंज्यूम कर रहा है, और अगर कोई अर्बन एरिया वाला है वो 2100 पर डे कैलोरी से नीचे कंज्यूम कर रहा है, ही विल सेट टू बी अंडर बिलो पॉवर्टी लाइन। देन लकड़ा वाला कमिटी आई, इसने नंबर ऑफ पुअर, बेसिकली पहली बार कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं उसका नंबर दिया। फिर आती है जी तेंदुलकर कमेटी 2009 में, और इस कमेटी ने पहली बार कैलोरी वाले डेटा को स्क्रैप करके मिनिमम एक्सपेंडिचर वाले डेटा पे बात की। इन्होंने ये बोला कि अगर कोई बंदा अर्बन एरिया में है और वो पर डे अपने ऊपर 33 रुपीज़ का खर्चा नहीं कर सकता, इससे नीचे अगर वो स्पेंड करने की क्षमता रखता है, ही विल बी बिलो पॉवर्टी लाइन। और रूरल एरिया के लिए ये 27 रुपी पर डे का डेटा दिया गया। देन लेटर ऑन रंगराजन कमिटी ने इस डेटा को रिफाइन किया। अर्बन के लिए 47 रुपीज़ और रूरल के लिए 32 रुपीज़ का डेटा रखा गया। कुछ कमिटीज टैक्स के रिफॉर्म में भी बनी हैं, जैसे राजा चलाया कमेटी। इस कमेटी ने वैट का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, इनडायरेक्ट टैक्स का स्ट्रक्चर बनाया था। एंड केलकर कमेटी ने एक टास्क फोर्स बनाई थी फॉर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो अब बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज तेंदुलकर कमेटी। अब इंडिया में हम पुअर की कैटेगराइजेशन भी पढ़ते हैं। देयर आर सम कैटेगराइजेशन ऑफ पुअर, जैसे कुछ कंडीशंस रखी गई हैं। जैसे पॉवर्टी लाइन है, ये डॉटेड लाइन जो है, दिस डॉटेड लाइन इज कंसिडर्ड टू बी दी पॉवर्टी लाइन, ठीक है। अब कोई बंदा या कोई भी एक इंडिविजुअल, लेट्स से एक्स इंडिविजुअल, ये अगर हमेशा पॉवर्टी लाइन से नीचे रहा, एक्स ने
45 ईयर्स की ज़िंदगी जी, 45 साल तक ज़िंदा रहा और हमेशा गरीबी रेखा से नीचे रहा, तो इसको हम हमेशा ऑलवेज़ पुअर की कैटेगरी में रखेंगे। पहली कैटेगरी तो ऑलवेज़ पुअर की होती है। दूसरी कैटेगरी ये होती है कि अगर यही एक्स ने 60% लाइफ की, अपनी लाइफ की 60% गरीबी देखी है और इसकी लाइफ में कुछ ही ऐसा फेज़ आया है जब ये पॉवर्टी लाइन के ऊपर गया, तो इसको हम बोलते हैं यूजुअली पुअर। दैट मेजॉरिटी ऑफ हिज लाइफ ही हैज़ लिव्ड एज अ पुअर, और ये कभी-कभी ही गरीबी रेखा से ऊपर आया है। जनरली ये वो लोग होते हैं जो कैजुअल वर्कर्स, मार्जिनल लेबर होते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी आती है चर्निंग पुअर की। चर्निंग पुअर में आप देख रहे हो ये कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, बट मेजॉरिटी एरिया इसका नीचे ही, पॉवर्टी लाइन के नीचे ही है। इसको चर्निंग पुअर बोलते हैं। ये वो लोग हैं जो पॉवर्टी लाइन के ऊपर नीचे जाते रहते हैं, एंड इसमें छोटे किसान या सीजनल वर्कर आते हैं। जब सीजन होता है तो पैसा कमा लेते हैं, जब सीजन नहीं होता तो स्ट्रगल करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी आती है ओकेजनली पुअर की। ओकेजनली पुअर में आप देख रहे हो मेजॉरिटी ऑफ हिज लाइफ इज अबव पॉवर्टी लाइन, बट लाइफ में कुछ ऐसा फेज आया जिसमें वो गरीबी रेखा में शिफ्ट हो गया, तो इसको ओकेजनली पुअर कहते हैं, जिसमें कभी कोई ऐसी अनफोर्सीन कंडीशन आई जिसमें वो पॉवर्टी लाइन के नीचे आ गया। एंड लास्ट कंडीशन इज नेवर पुअर। ये वो लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे कभी आते ही नहीं हैं, ये कभी भी बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं कहलाते, इनको नेवर पुअर की कंडीशन में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस बाय द गवर्नमेंट वुड लीड टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा एक्शन सरकार लेगी जिससे मनी सप्लाई को कॉन्ट्रैक्ट किया जाए। कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब कि आपकी जेब से पैसा निचोड़ा जाए। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले हम थोड़े से फंक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं हमारे बैंकिंग के। बैंकिंग का बादशाह आरबीआई। आरबीआई इज द एपेक्स बैंकिंग बॉडी इन इंडिया। जितने भी बैंक्स हैं वो आरबीआई की रेगुलेशन के अंडर आते हैं। तो आरबीआई के कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे आरबीआई इज द इशूअर ऑफ करेंसी। आरबीआई जो है वो इंडिया में करेंसी के नोट्स और कॉइन्स को इशू करता है। ही इज आरबीआई इज द मेकर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है हमारी, जिससे हम मनी की सप्लाई को रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो आरबीआई बनाता है। आरबीआई इज द रेगुलेटर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम्स। जितनी भी बैंकिंग सिस्टम है इंडिया में, जितनी भी बॉडीज इंडिया में बैंकिंग सर्विसेज देती हैं, उन सब के रूल्स एंड रेगुलेशंस आरबीआई बनाता है। आरबीआई इज द बैंकर टू द गवर्नमेंट। मतलब आप एक इंडिविजुअल जो रिलेशनशिप अपने बैंक के साथ निभाते हैं, जैसे मेरा अकाउंट अगर किसी बैंक में है तो मैं वहाँ पैसे जमा कराता हूँ, विड्रॉ कर सकता हूँ, लोन ले सकता हूँ, ये रिलेशनशिप आरबीआई गवर्नमेंट के साथ करती है। देन आरबीआई ऑल्सो मैनेजेस फॉरेन करेंसी एंड इज द बैंकर्स बैंक। इसको बैंकर्स का बैंक भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो बैंक हमसे डील करते हैं ये आरबीआई उनके साथ डील करता है। ठीक है, देयर आर सम मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कि ट्रेजरी बिल। क्या होता है? ट्रेजरी बिल ऐसे शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं जो गवर्नमेंट पब्लिक से लेती है। जैसे हम किसी बैंक से लोन लेते हैं, ऐसे कभी कभी सरकार भी पब्लिक से लोन लेती है, जिसके लिए वो ट्रेजरी बिल इशू करती है। लोग इन ट्रेजरी बिल को खरीदते हैं, सरकार को पैसा देते हैं, बाद में आप इन ट्रेजरी बिल्स को बेचकर पैसा वापस ले सकते हो। दे आर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इनको सिक्योर बॉन्ड्स कहा जाता है। काफ़ी सिक्योर होते हैं ये। नेक्स्ट इज कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर जो है ये इशू करती हैं प्राइवेट कंपनीज, कॉर्पोरेट फर्म्स। ये गवर्नमेंट इशू नहीं करती, और ये तब इशू की जाती है जब किसी कंपनी को शॉर्ट टर्म लोन चाहिए होता है ना। तो कंपनी क्या करती है, अपने कुछ शेयर्स को डिस्काउंटेड प्राइस पर इशू कर देती है, जिसको लोग खरीदते हैं और कंपनी को लोन मिल जाता है लेटर ऑन, और आप उसको भी सेल आउट कर सकते हो। लास्ट इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ये भी बैंक इशू करते हैं आपके, जब भी बैंक को जल्दी पैसा चाहिए होता है। ये बैंक पब्लिक को डील करते हैं, पब्लिक सर्टिफिकेट खरीद सकती है और उसको बाद में ट्रेड भी कर सकती है, और इनकी एक फिक्स्ड इंटरेस्ट भी आपको मिलता है। अब बात करते हैं द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? मॉनेटरी पॉलिसी ऐसे टूल होते हैं जिससे मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है। मनी सप्लाई मतलब किसी भी चीज़ का एक्सेस होना बुरी चीज़ होती है। अगर हमारी इकोनॉमी में मनी का फ्लो बहुत ज़्यादा है तो भी सिचुएशन अलार्मिंग है, बहुत कम है तो भी सिचुएशन अलार्मिंग है। इसका करेक्ट बैलेंस मेंटेन करने के लिए
इन टूल्स का यूज़ किया जाता है। बहुत ही ईज़ी लैंग्वेज में समझाऊँगा, टेंशन नहीं लेनी। सबसे पहला है रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? जब आरबीआई किसी भी कमर्शियल बैंक को, यहाँ पे मैं कमर्शियल बैंक में एसबीआई का एग्ज़ाम्पल लेके चलूँगा ताकि चीज़ें अच्छे से समझ में आएँ। अगर आरबीआई एसबीआई को लोन दे, बट वो लोन दे फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कम समय के लिए जब आरबीआई किसी भी कमर्शियल बैंक को लोन देता है, इसको बोलते हैं रेपो रेट। सर ये रेट ऑफ परसेंटेज कितना होता है? ये हर कुछ टाइम पे चेंज होता रहता है, इसलिए मैंने कोई फिक्स्ड परसेंटेज यहाँ पे ऐड नहीं की है। सेकंड आता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? उल्टी कंडीशन। जब कोई कमर्शियल बैंक जैसे कि एसबीआई अगर आरबीआई को लोन दे दे, तो उसको रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। जनरली जो रिवर्स रेपो रेट होता है, इट इज़ 1% लेस, है ना? रेपो रेट जो होता है, फॉर एग्जांपल अगर रेपो रेट 6% है, तो रिवर्स रेपो रेट हमेशा उससे 1% कम ही होगा। थर्ड आता है बैंक रेट। बैंक रेट एंड रेपो रेट 99% सेम है। इसमें भी आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन दे रहा है। फिर वो 1% डिफरेंस क्या होता है सर? जहाँ पे रेपो रेट शॉर्ट टर्म होता है, वहीं पे बैंक रेट लॉन्ग टर्म लोन होता है। फोर्थ इज एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इन दिस सिस्टम अ बैंक कैन बोरो ओवरनाइट लोन। मान लीजिए एसबीआई को एक 1 नाइट के लिए लोन चाहिए फ्रॉम आरबीआई, तो आरबीआई एक रात के लिए एसबीआई को वो लोन इशू कर सकता है, बट ध्यान रखिएगा ये लोन जो होता है रेपो रेट से 1% महंगा मिलता है। अगर रेपो रेट 6% है, तो एमएसएफ विल बी 7%। नेक्स्ट इज सीआरआर। सीआरआर का मतलब कैश रिजर्व रेशियो। जितने भी इंडिया में बैंक हैं, चाहे वो प्राइवेट बैंक है, चाहे वो पब्लिक बैंक है, सरकारी बैंक है, उन सब बैंक को कुछ परसेंटेज अपने टोटल डिपॉजिट का कैश में मेंटेन करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 10%, लेट्स से फॉर एग्जांपल 10% है, तो किसी भी बैंक को इंडिया में अपने टोटल डिपॉजिट का 10% कैश में मेंटेन करना पड़ेगा, और ये कैश का डिपॉजिट उन्हें आरबीआई के पास करवाना पड़ता है। सर ये क्यों किया जाता है? ये एक सिक्योरिटी मेजर है जिसमें आरबीआई ये इंश्योर करता है कि कल की डेट में अगर कोई बैंक बंद हो गया, तो पब्लिक का पैसा कुछ हद तक इंश्योर किया जा सके। और अगर कोई बैंक सीआरआर मेंटेन करने से मना करता है, तो उसको उसका लाइसेंस तक भी कैंसिल हो सकता है। नेक्स्ट इज एसएलआर। एसएलआर की फुल फॉर्म होती है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसमें भी जितने भी बैंक हैं इंडिया में, उनको अपने टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंट इन द फॉर्म ऑफ कैश और इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड सेपरेट करके डिपॉजिट करना पड़ता है, बट ये वाला डिपॉजिट बैंक खुद अपने पास मेंटेन करता है। सीआरआर मेंटेन होता है कैश में आरबीआई के पास, एसएलआर मेंटेन होता है कैश में या गोल्ड में, बैंक अपने पास इसको मेंटेन करता है, एंड दिस इज मैंडेटरी। लास्ट होते हैं ओएमओ। ओएमओ का मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसमें आरबीआई क्या करता है? गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को या तो खरीदता है या फिर बेचता है। किनको? पब्लिक को। ठीक है। अब बात करते हैं कि कैसे मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है। देखिए, जब भी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आता है, महंगाई आती है, तो महंगाई में ये देखा जाता है कि यार पब्लिक की जेब में थोड़ा सा पैसा ज़्यादा है। तो हम महंगाई के केस में क्या करते हैं? मोटिव ये होता है कि लोगों की जेब से पैसा थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट किया जाए, ठीक है? थोड़ा सा पैसा निकाला जाए, जिसकी वजह से जितने भी इंटरेस्ट रेट्स हैं, इनको इंक्रीज किया जाता है। एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल बैंक रेट इंक्रीज हो गया, इसका हम पे क्या असर पड़ेगा? आरबीआई ने बैंक रेट इंक्रीज किया, इसका मतलब आरबीआई जो एसबीआई को लोन दे रही थी, जो भी लोन दे रही थी, वो हो गया महंगा। ठीक है, वो महंगा हो गया। अब वो एसबीआई को ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो वो एसबीआई इंटरेस्ट रेट किससे वसूलेगा? वो वसूलेगा हमसे। क्यों? क्योंकि हम यहाँ से लोन लेते हैं, तो हमारे लिए भी इंटरेस्ट के रेट जो हैं वो महंगे हो जाएंगे। हमारे होम लोन्स, पर्सनल लोन जो भी है वो महंगे हो जाएंगे। तो डायरेक्टली हम पे असर आता है, हमारी जेब से पैसा निकाला जाता है। तो इन्फ्लेशन में एवरी इंटरेस्ट रेट विल बी इंक्रीज्ड। इस टाइम पे आरबीआई जो है गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को सेल करता है, मतलब गवर्नमेंट के बॉन्ड्स रिलीज किए जाते हैं, लोग इन बॉन्ड्स को परचेज करते हैं, और परचेज करते टाइम पैसा आरबीआई को देते हैं। ठीक है। ट्रेजरी बिल्स बेचे जाते हैं और फॉरेन करेंसीज भी खरीदी जाती हैं। जब डिफ्लेशन होता है,
जब लोगों की जेब में पैसा कम होता है और हमें मार्केट को, इकोनॉमी को रिवाइव करना होता है ताकि लोगों की परचेजिंग पावर इंक्रीज हो, तो हम यहाँ पे एक्सपेंशन करते हैं, मतलब लोगों की जेब में पैसा छोड़ते हैं। इसमें जितने भी इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको डिक्रीज किया जाता है, जिससे हमारे लिए भी जो इंटरेस्ट रेट होते हैं वो सस्ते हो जाते हैं और सेविंग्स हम ज़्यादा करते हैं, हमारी जेब में पैसा बचता है। इस टाइम पे गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को बाय किया जाता है, ठीक है। आरबीआई जो है, जो लोगों ने सिक्योरिटीज रखी थी उनको, सिक्योरिटीज को लोगों से खरीदता है और लोगों को उनका पैसा दे देता है। ट्रेजरी बिल बाय किए जाते हैं और फॉरेन करेंसी भी बेची जाती है। अब आप इस क्वेश्चन का ढंग से आंसर कर पाएंगे, इससे पहले इसका करो, ठीक है। सो क्या करना है, कॉन्ट्रैक्शन करना है। कॉन्ट्रैक्शन करने का मतलब लोगों की जेब से पैसा खींचना है। तो पैसा खींचने के लिए क्या होता है, जितने भी इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको बढ़ा दिया जाता है। सो द करेक्ट आंसर वुड बी सेल ऑफ ट्रेजरी बिल एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ऑप्शन 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज एन एजेंसी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। एजेंसी फंक्शन का मतलब होता है जहां पे बैंक एक एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है। एजेंट की तरह काम करता है मतलब आपको कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज प्रोवाइड कराता है अपार्ट फ्रॉम बैंकिंग फीचर। तो देखिए, द करेक्ट आंसर इज एक्सेप्टेंस ऑफ इनकम टैक्स पेमेंट। यहाँ पे इनकम टैक्स की पेमेंट बैंक कलेक्ट कर रहा है एज अ एजेंट, और आगे जाके वो ये डिपॉजिट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्फ्लुएंस द क्वांटिटी डिमांड फॉर अ गुड। इनमें से कौन सी एक ऐसी चीज है जो कि डिमांड पर असर डालती ही नहीं है। देखिए, इसको समझने से पहले हम एक बार डिमांड पढ़ लेते हैं, ठीक है। डिमांड क्या होती है, सबसे पहले डिमांड होती है, लॉ ऑफ डिमांड अगर आपने पढ़ा है, लॉ ऑफ डिमांड हमें ये बताता है दैट अगर किसी भी चीज का मैं प्राइस इंक्रीज कर दूं तो डिमांड जो होगी वो कम हो जाएगी। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट देर इज अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी डिमांड एंड इट्स प्राइस, और अगर प्राइस कम हो गया तो डिमांड बढ़ जाती है। ये नॉर्मल लॉ ऑफ डिमांड बोलता है। अब जो डिमांड होती है हमारी, वो कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, कुछ फैक्टर्स की वजह से चेंज हो सकती है। सबसे पहला फैक्टर आता है प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि प्राइस आप गुड्स एंड सर्विसेज का पे करते हो उससे डिमांड के ऊपर असर पड़ता है। अगर गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस बढ़ गया, ठीक है, प्राइस बढ़ गया तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, है ना। डिमांड डिक्रीज हो जाएगी प्राइस बढ़ने पे। और अगर प्राइस कम हो गया तो क्वांटिटी डिमांड विल इंक्रीज, जो कि हमने अभी पढ़ा। देन इनकम ऑफ बायर, अगर इनकम ऑफ बायर इंक्रीज होती है, अगर हम लोगों की इनकम बढ़ती है, तो जो हमारी डिमांड है फॉर नॉर्मल गुड्स, नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं, ये वो गुड्स होते हैं जो हम डेली दिनचर्या में यूज करते हैं, इसकी डिमांड इंक्रीज होगी। और अगर हमारी इनकम डिक्रीज होती है तो जनरली हमारी परचेजिंग पावर भी कम हो जाती है और डिमांड भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। हम सबके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस अलग हैं। इफ़ यू डिमांड एक्स ओवर वाई तो डिमांड इंक्रीज होगी। अगर आप वाई ओवर एक्स रख रहे हो तो दूसरे की बढ़ जाएगी, किसी की कम हो जाएगी। अगर आपको आईफोन पसंद है, सैमसंग पसंद नहीं है, तो आईफोन की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। अगर आपको सैमसंग पसंद है तो सैमसंग की बढ़ जाएगी। नेक्स्ट इज योर एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन का डिमांड पे क्या असर पड़ता है, इफ द इफ योर एक्सपेक्टेशंस आर हाई देन द करंट डिमांड विल इंक्रीज। अगर आपको किसी प्रोडक्ट को लेके एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है तो आप उसको तुरंत ही खरीद लोगे। इफ द प्राइसेस आर एक्सपेक्टेड टू बी इंक्रीज इन फ्यूचर, अगर आपको लग रहा है कि यार ये चीज़ आगे जाके महंगी हो सकती है तो हम उसको अभी खरीद लेते हैं। बट अगर ऐसा होता है कि हाँ, प्राइसेस बाद में कम हो जाएंगे, मेरी एक्सपेक्टेशन अभी उतनी नहीं है, कम है, तो उस चीज़ की डिमांड भी डिक्रीज हो जाती है। देन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब होता है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, टी एंड कॉफ़ी। टी एंड कॉफ़ी को आप एक दूसरे के साथ सब्स्टिट्यूट करके यूज़ कर सकते हो, तो इसको समझो। अगर किसी सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ गया, फॉर एग्जांपल अगर चाय का प्राइस बढ़ गया, चाय महंगी हो गई, ठीक है। अब आपको जो थर्ट फॉर एग्जांपल चाय 30 रुपए की मिल रही थी, अब ये बढ़ के सीधा 100 रुपीज़ की हो गई, तो आप क्या बोलोगे, यार 100 रुपए की चाय पीने से अच्छा है तो मैं तो ये अच्छी जगह जाकर कॉफ़ी पी लूँगा, कोल्ड कॉफ़ी पी लूँगा या कुछ भी पी लूँगा। तो जब भी किसी भी सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ता है
तो जो उसका सब्स्टिट्यूट होता है उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है। इफ द प्राइस ऑफ टी हैज इंक्रीज्ड, द डिमांड फॉर कॉफी विल इंक्रीज, उसके सब्स्टिट्यूट की डिमांड बढ़ जाएगी। और इसका वाइस वर्सा होगा, अगर टी का प्राइस कम हो गया, चाय सस्ती हो गई, तो कॉफी की जो डिमांड है वो भी कम हो जाएगी। इफ द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स हैज डिक्रीज्ड, द डिमांड फॉर द सब्स्टिट्यूट विल ऑल्सो डिक्रीज। अगर चाय सस्ती हो गई तो कॉफी की डिमांड कम हो जाएगी। दूसरा होता है रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स मतलब जो एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को, जैसे ब्रेड एंड बटर। ब्रेड बटर ले लो, पेट्रोल कार ले लो, कुछ भी ले लो। मैं ब्रेड बटर का एग्जांपल ले लेता हूँ। अगर ब्रेड का प्राइस बढ़ गया, फॉर एग्जांपल द प्राइस ऑफ द ब्रेड हैज इंक्रीज्ड, देन द डिमांड फॉर बटर, द डिमांड फॉर बटर विल डिक्रीज, क्योंकि भैया ब्रेड महंगी हो गई तो बटर की डिमांड जो है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। द डिमांड फॉर योर प्रोडक्ट विल डिक्रीज। बट अगर ब्रेड सस्ती हो गई, तो जो बटर की डिमांड है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स और रिलेटेड गुड्स में, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में आपको दो ही चीज़ ध्यान रखनी है। अगर रिलेटेड गुड्स हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, टी एंड कॉफ़ी, आप इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। अगर टी का प्राइस बढ़ गया, चाय महंगी हो गई, तो कॉफ़ी की डिमांड ऊपर हो जाएगी। अगर चाय सस्ती हो गई तो कॉफ़ी की डिमांड भी कम होगी। कॉम्प्लीमेंट्री के हिसाब से ब्रेड एंड बटर का एग्जांपल ध्यान रखो। अगर ब्रेड महंगी हो गई तो बटर की डिमांड कम हो जाएगी, और ब्रेड सस्ती हो गई तो बटर की डिमांड बढ़ जाती है। ये हैं वो फैक्टर्स जिसकी वजह से डिमांड में कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है, डिमांड में कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। अब आप बताओ, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जिस पे डिमांड का असर ही नहीं पड़ेगा, चेंज हो जाए डिमांड, ना इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी। गुड्स ओन प्राइस हमने पढ़ा, ये नहीं हो सकता। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में भी देखा कि डिमांड ऊपर नीचे हो रही है। सब्स्टिट्यूट गुड्स में भी देखा कि डिमांड ऊपर नीचे हो रही है। ऑप्शन नंबर डी, जो फैक्टर्स ऑफ इनपुट हैं, द प्राइस ऑफ इनपुट्स इनटू प्रोडक्शन, इसका डिमांड के ऊपर डायरेक्टली असर नहीं इतना ज़्यादा देखा जाता। अब क्या होता है, डिमांड में कुछ कुछ मूवमेंट्स होती हैं डिमांड कर्व में। जनरली जो डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। इट इज़ ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्यों नेगेटिव स्लोप होती है? क्यों? क्योंकि प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड का रिलेशनशिप जो होता है वो हमेशा इनवर्स होता है। ठीक है। तो मूवमेंट जो होती है वो चार तरीके से हो सकती है। एक डिक्रीज या इंक्रीज, दूसरा कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन। इसको सिर्फ आपको दो वर्ड से ही समझना है, बाकी सार आप देख सकते हो, ईजी कर देता हूँ आपके लिए। जब भी मैं बोलूँगा डिक्रीज या फिर इंक्रीज, डिक्रीज का मतलब होता है डिमांड कर्व फिजिकली शिफ्ट हो जाए लेफ्ट की तरफ, और इंक्रीज का मतलब जहाँ डिमांड कर्व फिजिकली राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इसको बोलते हैं डिक्रीज और इंक्रीज। ये होता क्यों है आपसे ये पूछता है। इट हैपन्स ड्यू टू डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड, जितने भी आपने डिमांड के अभी फैक्टर्स पढ़े ना ऊपर ये वाले, इनमें जब कोई चेंज आता है तो इससे डिमांड डिक्रीज या इंक्रीज होती है। और अगर आपसे वो पूछे कि कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन कैसे होता है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि डिमांड कर्व शिफ्ट नहीं हुआ, राइट लेफ्ट नहीं गया, अपनी जगह पे ही पड़ा पड़ा सूख गया। और एक्सपेंशन में क्या होता है, ये थोड़ा सा फैल गया, लंबा बना है। तो जब भी कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है, इट हैपन्स बिकॉज ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब भी प्राइस में कोई चेंज आएगा तो कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन होगा। अगर प्राइस के अलावा किसी फैक्टर में चेंज आया तो डिक्रीज या इंक्रीज होता है। इसी के साथ एक और क्वेश्चन सॉल्व कर दो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल लीड टू द मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज चेंज इन द प्राइस ऑफ अदर कॉमोडिटी। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व का मतलब होता है कि डिमांड कर्व या तो थोड़ा एक्सपैंड हो जाए या फिर थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। इसमें आपसे राइट एंड लेफ्ट नहीं पूछा था, बेसिकली एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन किस वजह से होता है वो आपसे पूछा है। और जब भी एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन पूछेगा, इट हैपन्स बिकॉज ऑफ प्राइस। ठीक है, प्राइस ऑफ अदर कॉमोडिटी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द इंक्रीज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग इंड्यूस्ड बाय इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज नोन एज। अभी कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो इकोनॉमिक्स में बहुत यूज होते हैं। ठीक है,
ये वही पैसों की दिक्कत। तो फटाफट से इन टर्म्स को समझ लेते हैं। सबसे पहला होता है क्राउडिंग इन। क्राउडिंग इन का मतलब भीड़ बढ़ रही है। इट अकर्स व्हेन द गवर्नमेंट बोरोइंग इंक्रीजेस डिमांड एंड एनकरेजेस प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट की बोरोइंग की वजह से, गवर्नमेंट के लोन लेने की वजह से जब प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट को ग्रोथ मिलती है, जब प्राइवेट सेक्टर किसी चीज में घुस जाता है, इन्वेस्टमेंट लेके आता है, उसको हम क्राउडिंग इन बोलते हैं। क्राउडिंग आउट क्या होता है? इट अकर्स व्हेन द गवर्नमेंट बोरोइंग रिड्यूसेस द अवेलेबिलिटी ऑफ सेविंग्स एंड रेजेस इंटरेस्ट रेट, डिस्करेजिंग प्राइवेट सेक्टर। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट की बोरोइंग की वजह से जब हमारे सेविंग्स पे असर पड़ता है, इंटरेस्ट रेट हाई हो जाते हैं, और इसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाता, प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है, उसको हम क्राउडिंग आउट बोलते हैं। क्राउडिंग इन में प्राइवेट की इंक्रीज, क्राउडिंग आउट में प्राइवेट की डिक्रीज। देन पंप प्राइमिंग क्या होता है? पंप प्राइमिंग का मतलब होता है जैसे हमारा मोटर, आपने देखा होगा ना, पानी की मोटर होती है, वो पंप खराब हो जाता है, हम उसको सही करते हैं। ऐसे ही इकोनॉमी का भी जब पंप खराब हो जाता है, जब हमारी इकोनॉमी थोड़ी सी स्लो हो जाती है, तो उसको थोड़ा सा स्टिमुलेट करने के लिए, उसको थोड़ा सा स्टार्ट करने के लिए, रिसेशन से बाहर आने के लिए हम, गवर्नमेंट क्या करती है, पैसा खर्च करती है, इन्वेस्टमेंट्स करती है, थोड़े से टैक्स वगैरह को रिड्यूस करती है, इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करती है, ताकि इकोनॉमी स्टार्ट हो जाए। Then what is dumping? Dumping refers to the practice of exporting goods to a foreign country at a lower price than the price of the same goods. इसमें क्या होता है, जब हमारा खुद का एक्सपोर्ट, जैसे इंडियन प्रोडक्ट्स हैं, जब हम इंडियन प्रोडक्ट्स को बहुत बड़ी मात्रा में किसी फॉरेन कंट्री में भेज दें, ठीक है, और वहाँ पे क्या हो, इंडियन प्रोडक्ट जो है वो सस्ता मिल रहा है एज कम्पेयर टू देयर डोमेस्टिक मार्केट, इसको डंपिंग बोलते हैं, जहाँ पे हम अपना प्रोडक्ट किसी फॉरेन मार्केट में जाके डंप कर रहे हैं। नेक्स्ट इज SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये एक ऐसा जोन होता है, हर कंट्री का एक ऐसा एरिया होता है जो कि डेवलप किया जाता है टू प्रमोट बिजनेस एंड ट्रेड। व्हाट इज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कंट्रीज आपस में साइन करती हैं, जिसमें वो एक दूसरे के बीच में टैरिफ्स को रिड्यूस करती हैं, टैक्सेस को रिड्यूस करती हैं, ताकि ये दो कंट्रीज जो एग्रीमेंट साइन कर रही हैं, ये अपने बीच में ट्रेड को इंक्रीज कर पाएँ, ट्रेड बैरियर्स को जनरली हटा पाएँ। तो यहीं तक था जो भी सफ़र था हमारा इकोनॉमिक्स। अगर यहाँ तक पहुँच चुके हो तो ये लो शगुन, पैसे ये लो, ठीक है। यहाँ पे इकोनॉमिक्स भी आपने कंप्लीट कर ली है। सो एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, मुझे पता है, डर भी लगता है, बट डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस एक चीज़ का एम हमेशा साथ में लेके चलो, मेहनत करो तो शिद्दत से, ठीक है, ठीक है। यू हैव टू मेक योर सेल्फ प्राउड एंड योर फैमिली प्राउड। बाकी आप लोगों के लिए इनसाइट SSB हमेशा रहेगा। यू विल ऑलवेज फाइंड इनसाइट SSB, ठीक है। हम आपके लिए ही मेहनत करते हैं। आई एम लिविंग माई ड्रीम्स थ्रू यू, ठीक है। जब आप लोग अपनी सक्सेस स्टोरीज लेकर आते हो, एग्ज़ाम क्लियर हो गया, SSB क्लियर हो गया, मेडिकल क्लियर हो गया, मेरिट में आ गए, बहुत अच्छा लगता है। सो पढ़ते रहो, अच्छे सक्सेस लेते रहो, मिलेंगे आप लोगों से, ठीक है, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए फ्रॉम माई साइड एंड फ्रॉम द इनसाइट SSB टीम, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम। अच्छे से शिद्दत से मेहनत की है, एग्ज़ाम को ज़रूर फोड़ के आओगे। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।